वॉलॉक ऑफ द मेगस वर्ल्ड इन हिंदी एक्सप्लेन्ड। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल नोवेल मज़ा को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में हर सप्ताह नई कहानियों का आनंद लें। धन्यवाद। अध्याय 51 से 60। अध्याय 51 से 60। लोवियन की शिक्षाएं। सर, क्या आपको किसी की ज़रूरत है जो आपको सब कुछ दिखा सके? मैं केवल एक जादुई क्रिस्टल चार्ज करता हूँ। लेलिन के चारों ओर जमा हुए छोटे लड़के और लड़कियां चिल्लाने लगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेलिन ने तुरंत मना कर दिया। कई बाजारों में घूमने के बाद उन्हें पता चला कि इन गाइडों को ज़्यादा भुगतान की ज़रूरत नहीं होती। इन बाजारों को नियंत्रित करने वाले कुछ परिवार तो ग्राहकों को घूमने में मदद के लिए निःशुल्क गाइड भी उपलब्ध कराते हैं। पहली बार जब वह बाजार में गया तो उसने एक छोटे लड़के को एक जादुई क्रिस्टल दिया। यह उनके लिए बहुत बड़ी कमी थी। जहां तक साधारण बाजारों की बात है तो वे काफ़ी छोटे थे। किसी भी व्यक्ति को उस स्थान से परिचित होने के लिए कुछ बार चक्कर लगाना पर्याप्त होगा। यहां तक कि चारों ओर संकेत चिन्ह भी लगे हुए थे। अतः सामान्य परिस्थितियों में दर्शकों को गाइड की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। लेलिन आराम से बाजार के अंदर टहलता रहा। बाद में वह सबसे बड़ी पोषण की दुकान की ओर चला गया। नमस्कार सर, एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और झुक गया। मैं औषधियों का एक बैच बेचना चाहता हूँ। उनकी कीमतें थोड़ी अधिक हो सकती हैं। लेलिन बहुत सीधा था। कृपया मेरा पीछा करें। बूढ़ा आदमी चौंक गया। वह तुरंत लेलिन को पीछे एक छोटे से बूथ पर ले आया। दरवाजा बंद करने के बाद लेलिन ने एक अलगाव मंत्र गठन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा तरंगों को महसूस किया। हमारी दुकान अपने मेहमानों के प्रति गोपनीयता का ध्यान रखती है। इसके अलावा हम सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय भी अपनाते हैं। सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े ने मुस्कुराते हुए समझाया। इतना खराब भी नहीं। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। भीड़ से बच पाना उसके लिए बेहद फायदेमंद था। बूथ के अंदर 2 सोफे थे और उनके बीच में एक छोटी लकड़ी की मेज थी जिस पर 2 गर्म पे रखे हुए थे। आप आराम से तशरीफ रखिए। बूढ़े ने इशारा किया। लेलिन बैठ गया और सोफे पर लेट गया। उसने कप उठाया और हल्के से सूंघा। तिल्लन बीन्स का पाउडर काले मोती के साथ साधक के ध्यान के लिए बहुत फायदेमंद है। पोषनिंग में आपकी उपलब्धियों ने मुझे अवाक कर दिया है। बूढ़े आदमी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। धन्यवाद। मैं अब तक 1 साल से एक प्रयोगशाला के अंदर किसी महत्वपूर्ण चीज पर काम कर रहा हूँ। कृपया मेरे लिए इन औषधियों का मूल्यांकन करें। लेलिन ने बूढ़े को एक बोरी थमा दी। बूढ़े आदमी ने बोरी खोली और तुरंत चिल्लाया, एह! बोरी में लेलिन की बची हुई औषधियां थीं। उनमें से हर एक शानदार ढंग से चमक रही थी। कृपया 1 मिनट प्रतीक्षा करें। बूढ़े आदमी ने एक मोनोकल निकाला और उसे अपनी आंख पर रख लिया। लगभग आधे घंटे के बाद बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा थका हुआ लग रहा था और उसने मोनोकल को हटाने के बाद अपनी कनपटी को रगड़ा। 37 रक्त स्थिरीकरण औषधियां, 45 मारक औषधियां, मौन औषधियां। ये सभी औषधियां अच्छी गुणवत्ता की हैं और इन्हें अच्छी तरह संरक्षित किया गया है। मैं तुम्हें उनके बदले 900 जादुई क्रिस्टल दे सकता हूँ। बहुत ही उचित। लेलिन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। इसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने औषधियों को सुरक्षित रखने के लिए रख लिया और 9 उच्च श्रेणी के जादुई क्रिस्टल गिने जिन्हें उसने लेलिन को सौंप दिया। सर, आप तो पोषण बनाने वाले मास्टर होंगे। कृपया इसे ध्यान में रखें। आप हमारी दुकान में वस्तुओं और सेवाओं पर 10% की छूट का आनंद ले सकेंगे। हम आपके पास उपलब्ध अन्य औषधियों के लिए भी उच्च मूल्य की पेशकश कर सकते हैं। बूढ़े आदमी ने दोनों हाथों से लेलिन को बैंगनी कार्ड देते हुए कहा। लेलिन ने कार्ड पर नजर डाली और फिर उसे तेजी से जेब में रख लिया। मैं इसे ध्यान में रखूंगा। फिर उस बूढ़े आदमी ने लेलिन को भेज दिया। जब वे विदा ले रहे थे, लेलिन ने सहजता से पूछा, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी अभी अपने प्रयोग समाप्त किए हैं। क्या ऐसी कोई जगह है जहां मैं पूलफील्ड किंगडम की ताज़ा खबरों के बारे में पूछताछ कर सकूं? बूढ़े आदमी ने कुछ देर तक शून्य भाव से देखा और फिर जवाब दिया, यदि आप कुछ रहस्य और नवीनतम खुफिया जानकारी जानना चाहते हैं तो गंडोर की किराने की दुकान आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प होगी। यद्यपि उसका स्वभाव थोड़ा अजीब है, लेकिन वह सबसे अधिक जानकार है। बूढ़े आदमी के निर्देशानुसार लेलिन गैंडोर की किराने की दुकान पर आया। जब वह अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि दुकान के अंदर सामान बहुत अव्यवस्थित था और विभिन्न वस्तुएं इधर उधर बिखरी पड़ी थीं। इनमें से कई तो ऐसे भी थे जिन्हें एआई चिप पहचान नहीं सका। हालांकि एक बात स्पष्ट थी कि अंदर कोई नकली उत्पाद नहीं था। इससे लेलिन की दिलचस्पी बढ़ गई। कौन? काउंटर के पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद एक बूढ़ा व्यक्ति, जो ऐसा लग रहा था मानो वह मरने के कगार पर है, उसके पीछे से बाहर आया। पोषण शॉप वाले बूढ़े ने मुझे इस जगह की सिफारिश की थी। मैं पूलफील्ड किंगडम के बारे में नवीनतम खुफिया जानकारी इकट्ठा करना चाहता हूँ। वही पुराने नियम, मेरी दुकान से कोई सामान खरीदने के बाद ही आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आधे मरे हुए बूढ़े के होंठ नहीं हिल रहे थे, लेकिन उसमें से एक रहस्यमय आवाज़ सुनाई दे रही थी। ठीक है, मैं बस अपनी पसंद की कोई भी चीज़ चुन लूँगा। लेलिन यादृच्छिक रूप से एक वस्तु चुनना चाहता था। नहीं, यह मैं ही हूँ जो तुम्हारे लिए चुनाव करूँगा। आधा मरा हुआ बूढ़ा हंसने लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ व्यापार इतना खराब है। लेलिन ने अपनी आंखें घुमाईं, तो फिर आगे बढ़ो। वह अधमरा बूढ़ा आदमी दुकान के पीछे एक शेल्फ में खोजबीन कर रहा था। लकड़ी की शेल्फ से चरमराहट की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण ढह जाएगा।
लेलिन को उसकी चिंता भी थी क्योंकि शेल्फ ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण गिर सकती है। मुझे यह मिला। आधे मरे हुए बूढ़े ने शेल्फ से एक काले रंग का स्क्रॉल उठाया। इस स्क्रॉल पर ऐसे अक्षर थे जिन्हें लेलिन बिल्कुल नहीं पहचानता था। इसके कोने बहुत घिसे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे चूहों ने इसे कुतर दिया हो। यह महान जादूगर सेरेहोम के मंत्र का एक अंश है। मैं इसे आपको केवल 1000 जादुई क्रिस्टल के बदले बेचूंगा। ये बिल्कुल उचित सौदा है, आप क्या सोचते हैं? आधे मरे हुए बूढ़े की आंखें चमक उठीं। यह महान जादूगर सेरेहोम की विरासत भी हो सकती है। शायद इसे खरीदने के बाद आप उच्च स्तरीय मैगस तक आगे बढ़ सकते हैं। लेलिन ने जब उसे अपने हाथों में लिया तो वह अवाक रह गया। एआई चिप स्कैन करें। बीप पुष्टि कार्बन डेटिंग दस्तावेज तुलना विश्लेषण से पता चलता है कि यह पृष्ठ मानव त्वचा से बना है। संबंधित लोवियन की शिक्षाएं 89.5%, ग्लूकोबाल दुर्लभ पुस्तक 56.5% और सेरेहोम का लेखन 21.7%। क्या ऐसा कुछ मौजूद है? एआई चिप मेरे सामने वाले बूढ़े की ताकत क्या है? ऊर्जा तरंग उत्सर्जन के आधार पर अनुमानित स्तर 3 अनुयायी पुष्टि वह अपने भौतिक शरीर के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में है। समानता की डिग्री ज़ोम्बिफिकेशन 86.6% और पीड़ित आत्मा परिवर्तन 45.6%। लेलिन ने बूढ़े की ओर देखने से पहले कुछ देर तक पृष्ठ की जांच करने का नाटक किया। ये लोवियन की शिक्षाओं का अवशेष प्रतीत होता है। तुमने सचमुच मुझसे झूठ बोला। ये कैसे हो सकता है? आधा मरा हुआ बूढ़ा जल्दी से विलाप करने लगा। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी जो तुरंत ही एक प्रसन्नतापूर्ण भाव में बदल गई। भले ही ये लोवियन की शिक्षाएं हों, ये निश्चित रूप से सर रूकमांस्ट रैंक 2 मैगस का है। 2 साल पहले इसी टुकड़े को 700 जादुई क्रिस्टल के लिए बेचा गया था। तो क्या मैं इसे आपको उसी कीमत पर बेच सकता हूं? लेलिन ने अपना सिर हिलाया। लोवियन की शिक्षाएं एक उन्नत कोडित भाषा में लिखी गई थीं। केवल एक आधिकारिक मैगस ही कोड को समझने में सक्षम होगा। साधारण अनुचर निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। इसके अलावा हालांकि सामग्री कोड में लिखी गई थी, लेकिन उनकी पृष्ठ संख्या एंजिमा भाषा में लिखी गई थी ताकि इसे और अधिक स्पष्ट बनाया जा सके। लेलिन ने नीचे पृष्ठ संख्या की ओर इशारा किया। ये देखो, ये तो केवल पृष्ठ संख्या 12 है। के अनुसार लोवियन की शिक्षाओं के पहले 30 पृष्ठों में केवल उनके प्रयोगों और अंतर्दृष्टि का ही विवरण था जो उन्होंने तब लिखी थी जब वह अभी भी एक अनुयायी थे। जब वह आधिकारिक जादूगर बन गया तभी उसे विरासत में संपत्ति मिली और उसने भयानक प्रतिभा का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जहां तक इस अत्यधिक कीमत वाले पृष्ठ का प्रश्न है, तो विश्वसनीय होने के लिए पृष्ठ संख्या कम से कम 100 से अधिक होनी चाहिए। मैगी के बीच लेन देन इस आधार पर होता है कि विनिमय किए जाने वाले सामान का मूल्य बराबर है। तुम्हारा ये परित्यक्त पृष्ठ 700 जादुई क्रिस्टलों के लायक भी नहीं है। मेरे अनुमान के अनुसार 70 इसकी अधिकतम कीमत है। लेलिन ने निष्कर्ष निकाला। ओह हा, आज का मौसम खराब नहीं है। आधे मरे हुए आदमी ने दिखावा करने की कोशिश की लेकिन अंततः लेलिन की अविचल निगाह के आगे झुक गया। ठीक है, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं एक बहुत विद्वान से मिलूंगा। तो फिर आप अपनी पसंद चुनें। कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ खुफिया जानकारी इकट्ठा करने आया हूँ। मैं इसे उचित मूल्य पर खरीदूंगा। लेलिन ने काले रंग का पृष्ठ पकड़ा और मेज पर 7 मध्यम श्रेणी के जादुई क्रिस्टल रख दिए। हालांकि इस परित्यक्त पृष्ठ पर कोडिंग को केवल एक आधिकारिक मैगस द्वारा ही समझा जा सकता था, लेलिन ने एआई चिप को कोड तोड़ने का मौका देने की इच्छा जताई। चूंकि यह परित्यक्त पृष्ठ केवल एक आधिकारिक मैगस द्वारा ही पढ़ा जा सकता था, इसलिए लेलिन ने एआई चिप को कोड तोड़ने का मौका देने की इच्छा जताई। आखिरकार प्रसंस्करण क्षमता के संदर्भ में लेलिन को विश्वास था कि एआई चिप की क्षमता आधिकारिक मैगस की तुलना में कहीं बेहतर थी, भले ही यह उसका ऐसा पहला प्रयास था। ठीक है, आप क्या पूछना चाहते हैं? आधा मरा हुआ बूढ़ा आदमी मेज पर लेट गया और एक एक करके जादुई क्रिस्टल खाने लगा। लेलिन इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। मुझे बहुत ऊर्जा की आवश्यकता है। यदि आप मुझे 1000 जादुई क्रिस्टल और दे देते तो मैं निश्चित रूप से अपने भौतिक शरीर का पुनर्गठन पूरा कर लेता। आधे मरे हुए बूढ़े के चेहरे पर नाराजगी थी। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। मुझे एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के बारे में खबर बताओ। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी, आप वहाँ एक अनुचर हैं। वहाँ हो रही घटनाओं में केवल कुछ रुचि है। इसके अलावा मैं युद्ध से कोई अतिरिक्त क्षति नहीं उठाना चाहता। ठीक है, उस अधमरे बूढ़े ने फिर कुछ नहीं पूछा। मैंने भी वहीं से स्नातक किया है। अब एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैंने सुना है कि सेज गोथम हट और व्हाइटवुड्स कैसल ने मिलकर इस युद्ध में एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। आधा मरा हुआ बूढ़ा आदमी लगातार बोलता रहा। आधे दिन बाद लेलिन बहुत दुखी चेहरे के साथ किराने की दुकान से बाहर निकला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्थिति इतनी खराब हो जाएगी। ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ अपनी अपेक्षा से अधिक समय तक रुकना होगा। आधे मरे हुए बूढ़े के अनुसार युद्ध का कारण बहुत पहले ही भुला दिया गया था। महत्वपूर्ण बात यह थी कि सेज गोथम हट और व्हाइटवुड्स कैसल एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के समान स्तर के गुट थे। उनके गठबंधन ने एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी को प्रतिकूल स्थिति में डाल दिया। फिलहाल अकादमी प्रतिरोध के लिए केवल अपनी रक्षा मंत्र संरचना पर ही भरोसा कर सकती है। एआई चिप, इस पेज को डिकोड करने में कितना समय लगेगा?
लेलिन को लोवियन की शिक्षाओं का परित्यक्त पृष्ठ महसूस हुआ। हालांकि यह मानव त्वचा से बना था, फिर भी लेलिन ने इसे अच्छी तरह से लपेटा और अपने वस्त्र के भीतर रखा। बीप, विश्लेषण जारी है। डेटा बैंक में कोई तुलनीय कोड नहीं मिला। अनुमान की आवश्यकता होगी। पूरा होने का अनुमानित समय 93 दिन 13 घंटे 3 महीने। मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेलिन ने अपनी ठुड्डी को सहलाया और आराम से बाजार में घूमने लगा। उसने पहले जो कुछ आधे मरे हुए बूढ़े को बताया था वह सच था, लेकिन लेलिन केवल एआई चिप की क्षमताओं पर दांव लगाना चाहता था। यदि यह काम न भी आए तो भी उस अधमरे बूढ़े ने जो जानकारी दी थी वह कम से कम 20 से 30 जादुई क्रिस्टलों के बराबर थी। यद्यपि लोवियन की शिक्षाओं के परित्यक्त जर्नल पृष्ठ की पृष्ठ संख्या बहुत कम थी और उसमें अधिकतर अनुचरों के लिए जानकारी थी, फिर भी लेलिन जैसे स्तर 2 के अनुचर के लिए यह बहुत उपयोगी था। यहाँ तक कि रुकमैनिस्ट की कुछ ध्यान तकनीकें, प्रयोगों के रिकॉर्ड या संसाधनों की खोज भी हो सकती है। यदि वह उन्हें खोज पाता तो लेलिन को बहुत लाभ होता। किसी भी स्थिति में एआई चिप की प्रसंस्करण क्षमताएं बहुत प्रभावशाली थीं। लेलिन ने इसकी आधी क्षमता भी इस्तेमाल नहीं की थी, उसने इसे अधिकांश समय निष्क्रिय ही रहने दिया था। वह इस खाली समय का उपयोग कोड को समझने में कर सकता है। लेलिन के कदम तब तक नहीं रुके जब तक वह हेलेनिल मार्केट से बाहर नहीं निकल गया। निकास द्वार गांव के किनारे पर था और वास्तव में घास के ढेर के नीचे था। इसकी सुरक्षा भी रेडबर्ड प्रतीक चिन्ह वाले काले वस्त्र पहने एक व्यक्ति द्वारा की जाती थी। एआई चिप, क्षेत्र स्कैन आरंभ करें। गांव से बाहर निकलने के बाद लेलिन ने गांव से बाहर निकलने के बाद आदेश दिया। लेलिन की आंखों के सामने एक हल्की नीली स्क्रीन प्रक्षेपित हुई, जिससे पीछे से उसका पीछा कर रहे एक संदिग्ध व्यक्ति की स्पष्ट पहचान हो गई। पूरे हल्के नीले रंग के प्रक्षेपण में लाल बिंदु अत्यंत स्पष्ट था। लक्ष्य की पहचान हो गई है। स्तर 2 अनुचर पर अनुमानित शक्ति। कोई जादुई कलाकृति नहीं मिली। एआई चिप की आवाज गूंजी। केवल एक स्तर 2 अनुयायी। हो, ऐसा लगता है कि यह कोई बहुत बड़ा गुट नहीं है, बल्कि धन के पीछे भागने वाला एक लालची कुत्ता है। लेलिन की आंखों में ठंडक चमक उठी। अगर मेरे पास कोई और योजना न होती। लेलिन का पीछा कर रहा स्तर 2 का अनुचर अत्यंत धैर्यवान लग रहा था। जब लेलिन बाजार से 1 दर्जन मील दूर था तभी उसने छिपकर हमला किया। तारांकन वूश। तारांकन अचानक लेलिन के पैरों के नीचे मिट्टी के 2 गोले उठे, जो 2 पीले भूरे रंग के हाथों में बदल गए, जिन्होंने लेलिन के टखनों को कसकर पकड़ लिया। बैंगनी रोशनी से भरा एक खंजर तुरंत लेलिन की पीठ की ओर वार किया गया। सफलता। चुपके से हमला करने वाले अनुचर ने चिल्लाया, जिसका चेहरा खुशी से लाल हो गया था। उसे देर से एहसास हुआ कि लेलिन रहस्यमय तरीके से विलीन हो गया था और कांटों वाली एक बेल में बदल गया था जो उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। कांटों ने निर्दयतापूर्वक मांस को गड़ा दिया। अनुचर को यह भी महसूस हो रहा था कि बेल जीवित हो गई है और वह लालच से उसका खून पी रहा था। लानत है, यह एक गोलेम है। यह क्या जादू है? छाया अवतार, जोंक बैलें। जैसे जैसे अनुचर का रक्त बहुत अधिक मात्रा में बह गया, वह अधिकाधिक भ्रमित होता गया। आप ऐसा नहीं कर सकते। कृपया कृपया मुझे छोड़ दें, अनुचर ने विनती की। अफसोस, तुरंत ही बेलें ऐंठ गईं और उसका मुंह बंद कर दिया। तारांकन टकराना। तारांकन मंत्र का प्रभाव गायब हो गया और जमीन पर अनुचर की सूखी हुई लाश रह गई। अपने दुश्मनों के प्रति लेलिन कभी भी दयालु नहीं था। दूसरे दिन लेलिन एक बार फिर बाजार गया। महोदय, क्या आपको किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता है? मुझे केवल एक जादुई क्रिस्टल की आवश्यकता है। शोर मचाते छोटे बच्चे अभी भी प्रवेश द्वार पर शोर मचा रहे थे। आज लेलिन ने अपने कपड़े बदल लिए थे और स्वयं को और भी अधिक छिपाने के लिए उसने अपना रूप भी बदल लिया। यद्यपि उसका पिछला चेहरा नकली था, लेकिन कोई विशेष मंत्र प्रभाव की गारंटी नहीं थी जो लबादे को भेद कर उसके आर पार देख सके। जहां तक ऊर्जा तरंगों वगैरह का सवाल है, लेलिन को इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी। कल उन्होंने जानबूझकर आधिकारिक मैगी से दूरी बना ली थी ताकि उनकी ऊर्जा तरंगें कभी रिकॉर्ड न हो सकें। आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उत्पन्न ऊर्जा तरंगों को पकड़ने के लिए एक आधिकारिक जादूगर को पहले से पर्याप्त तैयारी करनी होती है। ऐसा कोई भी मैगी नहीं होगा जिसके पास करने के लिए कुछ बेहतर ना हो। तुम करोगे? लेलिन ने बेतरतीब ढंग से एक छोटी लड़की को चुना। धन्यवाद सर, मैं इस जगह से बहुत परिचित हूँ। छोटी लड़की बहुत खुश थी। उसने सफेद रंग की पोशाक पहनी थी और वह कुछ दुबली पतली लग रही थी। लड़की की ओर जादुई क्रिस्टल फेंकने के बाद लेलिन ने धीरे से कहा, मैं एक उच्च स्तरीय क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता हूँ। उनकी आवाज को पिछले दिन से अलग बनाने के लिए उसमें बदलाव किया गया। एक उच्च स्तरीय क्षेत्र, तुम्हारा मतलब है दूसरा स्तर? छोटी लड़की ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। बिल्कुल, ये वह अनुभव था जो लेलिन ने कई बार बाजार आने के बाद धैर्यपूर्वक अर्जित किया था। ये बाजार बहुत बड़े नहीं थे और लेलिन को हमेशा लगता था कि कुछ कमी है। इन बाजारों में कुछ बहुमूल्य संसाधन भी अनुपस्थित थे। ये छोटे बच्चे संभवतः यहाँ खड़े होकर शक्तिशाली ग्राहकों की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें अधिक गुप्त क्षेत्रों में ले जाएंगे। चूंकि आप दूसरे स्तर के बारे में जानते हैं, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि यदि आपके पास 1000 से अधिक जादुई क्रिस्टल या गांठ से अधिक मूल्य की कोई वस्तु नहीं है, तो आपको प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। स्वाभाविक रूप से मैं करता हूँ। जिस तरह से आगे। छोटी लड़की ने अपना सिर उठाया, फिर भी वह लेलिन के लबादे के पीछे के भाव को समझने में असमर्थ थी।
वह केवल अपना सिर नीचे झुकाकर आगे बढ़ सकती थी। हालांकि दूसरे स्तर पर कई आधिकारिक मैगी होने चाहिए, लेकिन कोई विकल्प नहीं है। दो प्राचीन फॉर्मूले, एज योर पोशन और टीयर्स ऑफ मैरी, तथा उनकी कई सामग्रियां अभी तक एकत्रित नहीं की गई हैं। यदि मैं इसे यहाँ सबसे बड़े मैगज बाजार में भी नहीं ढूंढ पाया, तो फिर कोई संभावना ही नहीं है। मैं केवल वैकल्पिक सामग्री की तलाश कर सकता हूँ। लेलिन की अभिव्यक्ति काफी गहरी थी। यात्रा के दौरान वह रास्ते में औषधियां बेचता रहा और दोनों प्राचीन औषधियों की सभी सामग्रियां एकत्र करने का भरसक प्रयास करता रहा। हालांकि अब तक उन्हें बहुत कम सफलता मिली है। एलिनेल मार्केट एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के बाद मैगी का दूसरा सबसे बड़ा समागम था। अगर उसे यहाँ वह नहीं मिल पाया जिसकी उसे जरूरत थी, तो लेलिन पूरी तरह से असहाय था। लेलिन ने छोटी लड़की का पीछा किया। वे एक सुनसान गली में पहुंचे। उसने दीवार के कोने पर पड़े एक पत्थर को खटखटाने के लिए इस्तेमाल किया। तारांकन टकराना। तारांकन गली की दीवारें खिसक गईं, जिससे भूमिगत मार्ग दिखाई देने लगा। ये रहा, छोटी लड़की ने धीरे से कहा, जैसे वह बहुत डरी हुई हो। जिस तरह से आगे। लेलिन ने छोटी लड़की का पीछा किया और वे नीचे की ओर चलते रहे। कई मिनट बाद वे गलियारे के अंत में एक दरवाजे पर पहुंचे। रक्तलाल वस्त्र पहने हुए तीसरे स्तर के दो अनुचर पहरा दे रहे थे। एआई चिप के स्कैन के अनुसार उनके शरीर पर जादुई कलाकृतियां थीं। इससे लेलिन थोड़ा चौंक गया। साथ ही इसके पीछे के बाजार के प्रति भी उनमें जिज्ञासा थी। छोटी लड़की आगे बढ़ी और लेलिन के पास वापस जाने से पहले दोनों अनुचरों के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया। और लेलिन के पास वापस जाने से पहले दोनों अनुचरों के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया। उसने विनम्रतापूर्वक कहा, आदरणीय महोदय, मैं आपको केवल यहीं तक ले जा सकती हूँ। जब उसने बोलना समाप्त किया तो वह तेजी से सीढ़ियों से ऊपर भागी और अंधेरे में गायब हो गई। ऐसा लगता है कि इस प्रीमियम बाजार में कुछ ऐसा है जो उसे डराता है। लेलिन ने उदासीनता से सोचते हुए दोनों अनुचरों की ओर कदम बढ़ाया। एक सबूत की वस्तु, या कम से कम 1000 जादुई क्रिस्टल के बराबर की वस्तु। लाल वस्त्र पहने एक अनुचर ने ठंडे स्वर में कहा। उनके सामने खड़े होकर लेलिन किसी तरह उनके चारों ओर मंडरा रही पीड़ित आत्माओं की चीखें महसूस कर सकता था। कितने डरावने लोग हैं, लेलिन ने मन ही मन सोचा। उसने एक छोटी सी बोरी फेंकी जिसमें 10 उच्च श्रेणी के जादुई क्रिस्टल थे। लाल वस्त्र पहने अनुचर ने बोरी खोलकर देखा और फिर उसे लेलिन की ओर फेंक दिया। फिर उसने अपने पीछे का दरवाजा खोला। लेलिन बिना किसी जल्दबाजी के अंदर चला गया। जब उसके पीछे बड़ा दरवाजा बंद हो गया, तभी वह अपने सामने के क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए इच्छुक हुआ। यह क्षेत्र संभवतः पहले बाजार से नीचे था। इसका सतही क्षेत्रफल छोटा था, केवल एक सड़क इसके बीच से गुजरती थी। समय समय पर मैगी वहां से गुजरती रहती थी। चूंकि वहां बहुत भीड़ नहीं थी, इसलिए राहगीरों के बीच की दूरी काफी अधिक थी। यहाँ लगभग कोई भी स्तर 1 अनुचर नहीं था। स्तर 2 के अनुचर भी बहुत कम थे। यहाँ अधिकांश लोग स्तर 3 के अनुयायी थे। उनके शरीर से प्रबल ऊर्जा तरंगें निकल रही थीं। आधिकारिक मैगी भी काफी आम थे। डॉट 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 डॉट। लेलिन ने गहरी सांस ली और सड़क पर चल दिया। आधे घंटे बाद लेलिन एक पत्थर की झोपड़ी से बाहर आया, जिसके हाथ में एक पोषण का चिन्ह था। उसके चेहरे पर खुशी के स्पष्ट संकेत थे। उनके पास क्रॉफ्ट द्वारा बताई गई मुख्य सामग्रियां थीं, साथ ही बाकी सामग्रियां भी। ये वास्तव में सबसे बड़ा बाजार है। 2 प्राचीन औषधियों, एज योर पोशन और मैरी के आंसू की मुख्य सामग्री सबसे महत्वपूर्ण थी। जहां तक अन्य सामग्रियों का प्रश्न है, उन्हें प्राप्त करना आसान था। उन सभी को एक साथ खरीद पाना लेलिन की अपेक्षाओं से अधिक था। लेलिन ने इन सामग्रियों को खरीदने के लिए तैयार किए गए 1000 जादुई क्रिस्टलों में से आधे से अधिक राशि खर्च कर दी। हालांकि वह अभी भी संतुष्ट था और उसे लगा कि खर्च उचित था। सामग्री को एक तरफ रखते हुए उसने सोचा कि उसे एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा और औषधि तैयार करना शुरू करना होगा। उसका मूड काफी अच्छा था, यहाँ तक कि उसे थोड़ा घूमने की भी इच्छा हुई। यहाँ का सामान स्पष्टतः ऊपर के बाजार की तुलना में उच्च कोटि का था। लेलिन ने बिक्री के लिए एक निम्न श्रेणी का जादुई खंजर भी देखा। हालांकि कीमत कम से कम 400 जादुई क्रिस्टल थी, जिससे लेलिन को तुरंत ही खुद को भाग्यशाली मानना बंद हो गया। अचानक लेलिन ने शोरगुल भरी आवाजें सुनी, जिससे लेलिन थोड़ा चौंक गया। उन्होंने इन आवाजों पर नजर रखी और एक नई खोज की। गुलाम बाजार। लेलिन ने अपने सामने एक बड़ा बाड़ा घिरा हुआ क्षेत्र देखा। कई नग्न दास बाड़ों के पीछे खड़े थे। जब उन्होंने अनुचरों और मागी को अपनी पसंद चुनने दिया तो उनके चेहरों पर या तो सुन्न उदासीनता या अत्यधिक अपमान झलक रहा था। बिल्कुल सही, मुझे भी कुछ गुलामों की आवश्यकता होगी। लेलिन लगभग 3 साल तक एक्सट्रीम नाइट टाउन में रहना चाहता था। वह कई कामों को अकेले नहीं संभाल सकता था। मूलतः उसने वहां पहुंचने पर कुछ रक्षकों और नौकरों की भर्ती करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब कुछ उच्च श्रेणी के दास आसानी से उपलब्ध थे। आखिरकार उन सभी का पालन पोषण या नियंत्रण मैगी द्वारा ही किया गया था। इससे उनके मालिकों को बेहतर सुरक्षा और सुनिश्चित कार्यक्षमता प्राप्त हुई। महोदय, आप क्या सोचते हैं? क्या आपको अपने बिस्तर के लिए एक महिला दास की आवश्यकता है? देखो, ये सभी अच्छी गुणवत्ता वाले हैं, कुछ तो कुलीन भी हैं। लेलिन जब आगे बढ़ा तो एक दास व्यापारी ने उसे देखा। दास व्यापारी ने जल्दी से अपने पीछे खड़ी दासियों के समूह के विशाल स्तनों को थपथपाया, जिससे लहर जैसी अनुभूति हुई।
उसके पीछे एक दर्जन पूरी तरह नग्न कुलीन महिलाएं थीं। उनकी त्वचा अत्यंत चिकनी थी और उनका शरीर अत्यंत जीवंत था। भले ही वे गुलाम थे, फिर भी उनकी कुलीनता को दबाया नहीं जा सका। वे यहाँ कैसे पहुंचे? मेरा मतलब है, कुलीन लोगों के तौर पर क्या ये परेशानी वाली बात नहीं होगी? लेलिन थोड़ा उत्सुक था। कृपया चिंता न करें, ये सभी कुलीन लोग हैं जो युद्ध लड़े और हार गए। उनकी जागीरें बहुत पहले ही हड़प ली गईं और उनके परिवार नष्ट कर दिए गए। वे कानूनी तौर पर मौत की सजा के अधीन हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी, व्यापारी ने प्रसन्नतापूर्वक समझाया। लेलिन ने पीछे देखा तो एक कुलीन महिला को घसीटा जा रहा था। वहां स्पष्टतः एक कुलीन युवती खड़ी थी। वह उस युवा कुलीन महिला के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका, जिससे वह पहले जंगल में मिला था। अगर उसका बदला असफल रहा तो कौन जाने उसे भी यहीं बेच दिया जाएगा। वे कैसे हैं? एक दो खरीद लें और यह आप पर निर्भर है कि आप उन्हें कैसे खेलते हैं। जब आप उनसे ऊब जाएं तो उन्हें अपने प्रयोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वे मर भी जाएं तो कोई समस्या नहीं है। व्यापारी ने उसे लुभाने की पूरी कोशिश की। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। मैं कुछ गार्ड खरीदना चाहता हूं, अधिमानतः नाइट के स्तर के। इसके अलावा मुझे अपने प्रयोगों के लिए कुछ सहायकों की भी आवश्यकता होगी। अगर ऐसा है तो, व्यापारी ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरा, आप उच्च गुणवत्ता वाले गुलामों की तलाश कर रहे हैं और उनकी कीमत असाधारण होगी। बेशक, जो लोग यहाँ प्रवेश करने में सक्षम हैं वे ताकतवर ग्राहक हैं। कृपया मेरा पीछा करें। लेलिन व्यापारी के पीछे चला गया और उसने कई दासों को देखा। उनमें से कुछ तो हृष्ट-पुष्ट युवा थे, जबकि कुछ अभी भी बच्चे थे। वे सभी भयभीत होकर बाड़ के पीछे से बाहर की ओर देख रहे थे। समय समय पर कुछ जादूगर उनकी ओर इशारा करते थे या उनका निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ते थे। लेलिन ने यहाँ तक देखा कि मैगी का एक समूह कुछ जानवरों और समुद्री प्रजातियों के दासों को घेरकर उन पर बोली लगा रहा था। व्यापारी ने लेलिन को एक बड़े तंबू के पास खींच लिया और एक मोटे आदमी को बुलाया। यह मेरा दोस्त डिलेन है। ठीक है, उसके पास कुछ प्रीमियम सामान है। लेलिन को नहीं पता था कि डिलेन ने व्यापारी से क्या कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद व्यापारी जोर से हंसते हुए चला गया। तभी डायलन ने लेलिन की ओर मुस्कुराते हुए कहा, सबसे सम्मानित अतिथि, मैं आपकी आवश्यकताओं को पहले ही समझ चुका हूं। हमें अभी प्रीमियम गुलामों का एक नया बैच प्राप्त हुआ है, कृपया मेरा अनुसरण करें। लेलिन डिलेन के पीछे पीछे एक बड़े सफेद रंग के तंबू में चला गया। अंदर से धूपबत्ती की खुशबू हवा में फैल रही थी। ये दासों की कस्तूरी जैसी गंध और विभिन्न शारीरिक मल को छुपाता था। इसके बावजूद माहौल बाहर से काफी बेहतर था। यहाँ के दास पतले कपड़े पहनते थे जो उनके निजी अंगों को कुछ हद तक ढक पाते थे। डिलेन लेलिन को कुछ बेहद ताकतवर लोगों के पास ले गया। उन सभी को एक नाइट ने पाला और पढ़ाया था। वो कैसे दिखते हैं? मैं ये कहने का साहस करता हूं कि ये निश्चित रूप से आपकी आवश्यकता को पूरा करेंगे। लेलिन ने अपना सिर हिलाया और एक बड़े गंजे आदमी की ओर चला गया। एआई चिप, स्टेट स्कैन, बीप, लक्ष्य की शक्ति 3.1, चपलता 2.8, जीवन शक्ति 2.9, आध्यात्मिक बल 1.5, स्थिति न्यूरोटॉक्सिन में डूबा हुआ। अन्य नाइट स्तर के दासों के आंकड़े कमोबेश समान थे। लेलिन ने देखा कि उनकी पुतलियां चौड़ी हो गई थीं और कुछ हद तक हतोत्साहित थीं। ऐसा लगता है कि इन शूरवीरों के मन पर किसी बात का प्रभाव पड़ा है। डायलन ने जल्दी से माफी मांगते हुए मुस्कुराते हुए कहा, शूरवीरों का प्रतिरोध हमेशा सामान्य से अधिक होता है। हमारे ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम उनकी चेतना को नियंत्रित करने के लिए मानक अंकन का उपयोग करने में असमर्थ हैं। उन सभी को लगातार ब्रेन वॉशिंग और शारीरिक दमन का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा उन्हें नशीली दवाओं के माध्यम से नियंत्रित किया गया, जिससे वे उच्च स्तरीय सेवक बन गए। यद्यपि वे सामान्य शूरवीरों की तरह बुद्धिमान नहीं होते, फिर भी वे कुछ सरल आदेशों को समझने में सक्षम होते हैं। चेतना पर दाग लगाना वह तरीका था जिसका प्रयोग आधिकारिक मैगी अपने सेवकों को नियंत्रित करने के लिए करते थे। हालांकि यदि अनुचर इसका प्रयोग करते तो ये कुछ हद तक अप्रभावी होता। डिलेन ने स्पष्ट रूप से लेलिन की ताकत को पहचान लिया था, इससे पहले कि वह उसे यह सामान दे। ये बुरा नहीं है, इसकी कीमत क्या है? लेलिन ने पूछा। प्रत्येक को 100 जादुई क्रिस्टल, डिलेन ने उत्तर दिया। लेलिन ने अपना सिर हिलाया और सबसे अच्छे आंकड़ों वाले 2 लोगों को चुन लिया। जादुई क्रिस्टल का भुगतान करने के बाद उसे डायलन से बिच्छू जैसा जीव प्राप्त हुआ। इस रेगिस्तानी बिच्छू के डंक में एक अनोखा जहर होता है। इस बिच्छू से निकले विषैले स्राव का प्रयोग आपके 2 गुलामों पर किया गया। यदि वे 10 दिनों के भीतर बिच्छू द्वारा उत्पादित मारक दवा नहीं लेते हैं तो वे बुरी तरह मर जाएंगे। बेशक, इन्हें नियंत्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए। आखिरकार प्रशिक्षण के दौरान ही उन्हें अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार किया गया है। अब इन दोनों शूरवीरों का जीवन तुम्हारा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डिलेन ने आदरपूर्वक बिच्छू के डंक वाला डिब्बा उसे सौंप दिया। लेलिन ने अपना सिर हिलाया और बक्सा रख लिया। इसके अलावा मुझे एक नौकरानी की भी आवश्यकता है जो प्रयोगों के दौरान सहायक की भूमिका निभा सके। जैसे ही लेलिन बाजार से बाहर निकला, कवच पहने 2 शूरवीर और एक नाजुक किंतु सुंदर दासी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। नौकरानी की आंखें चमकीली थीं और उसने काले रंग की सूती पोशाक पहन रखी थी। डिलेन के अनुसार इस नौकरानी को छोटी उम्र से ही व्यापक प्रशिक्षण प्राप्त था।
वह सरल प्रयोगों के लिए सहायक की भूमिका निभाने में भी सक्षम थी। वह लेलिन की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरा करती थी। इसके अलावा उसने मंदार पुष्प का सार ग्रहण किया था, जो मैगस से निकलने वाले विकिरण का प्रतिकार कर सकता था। इससे वह युवा दिखती रहीं। इसकी कीमत यह हुई कि उसका जीवन काल घटकर केवल 30 वर्ष रह गया। एलिनेल मार्केट ने इस स्तर को डिजाइन करने में बहुत अच्छा काम किया है। हम वास्तव में स्वतंत्र रूप से अपना निकास चुन सकते हैं। हालांकि यह एक ऐसी सेवा है जिसका आनंद केवल प्रीमियम ग्राहक ही उठा सकते हैं। जब लेलिन और उसके नौकर आए तो वे अब छोटे से गांव में नहीं थे। वे एक शहर की बाहरी दीवार पर थे। यह एलिनेल मार्केट द्वारा प्रदान की गई एक प्रीमियम सेवा थी, लेकिन इसके लिए शुल्क भी देना पड़ता था। यदि इससे उसे और अधिक परेशानी से बचने में मदद मिली तो ये लेलिन के लिए फायदेमंद था, जो अभी बहुत मजबूत नहीं था। मालिक, शूरवीरों और दासी ने घुटनों के बल बैठकर उसे सलाम किया। लेलिन ने उदासीनता से अपना सिर हिलाया। क्या आपके पास नाम है? दोनों शूरवीरों ने एक दूसरे की ओर देखा और अंततः उनकी आंखें धुंधली हो गईं। नहीं, कृपया हमें एक प्रदान करें, गुरु। नौकरानी ने भी अपना सिर हिलाया और सचमुच वह दयनीय लग रही थी। तुम्हारा नाम ग्रीम होगा, उसने बड़े नाइट की ओर इशारा किया। आपका नाम फ्रेज़र होगा, यह एक और नाइट था। जहां तक तुम्हारा प्रश्न है, लेलिन ने सुंदर नौकरानी को देखा। अन्ना करेगी। हमें नाम देने के लिए धन्यवाद, गुरुजी। हम इसे निष्ठापूर्वक अपने दिलों में अंकित करेंगे। तीनों अधीनस्थ जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और लेलिन के जूते को चूमने लगे। ठीक है, लेलिन ने अपने हाथ हिलाकर उन्हें खड़ा होने को कहा। फिर उसने अपने आसपास का माहौल देखा। ऐसा लग रहा था कि यह एक छोटा सा जंगल है और आगे एक बड़े शहर की आकृति भी दिखाई दे रही थी। यह उस शहर से कम 10 गुना बड़ा था जहां वह पहले था। प्रवेश द्वार पर गाड़ियां और गाड़ियां अंदर बाहर जाती रहती थीं। ऐसा लग रहा था कि यह फलने फूल रहा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ग्रीम, जाओ शहर में एक घोड़ा गाड़ी खरीदो, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेलिन ने बड़े नाइट की ओर एक काला पर्स फेंका। इसके अलावा हमारी यात्रा के लिए कुछ सामान और कुछ कपड़े भी खरीद लेना। लेलिन ने उसे निर्देश दिया। चूंकि उसने अपनी मंत्र पुस्तकों का संदूक नष्ट कर दिया था और अपनी सभी औषधियां बेच दी थी, उसके पास कुल मिलाकर 3000 से अधिक जादुई क्रिस्टल बचे थे। उनका सामान भी आधे से भी अधिक कम हो गया। वह उन सभी को एक थैले में फिट कर सकता था। जहां तक कैंपिंग के लिए पहले इस्तेमाल की गई वस्तुओं का सवाल है, तो बाजार जाने से पहले ही उसने उन्हें नष्ट कर दिया ताकि वापस आने की परेशानी से बच सके। जी श्रीमान। ग्रीम ने पैसों का थैला लिया और जाने से पहले थोड़ा झुका। इसके अलावा अब से मुझे सर मत कहना, यंग मास्टर ही चलेगा। लेलिन ने अपने युवा चेहरे को छुआ और कुछ हद तक हतप्रभ रह गया। हम आज्ञा मानते हैं। वे तीनों जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। ग्रीम को जाते हुए देखकर लेलिन ने अचानक मुड़कर फ्रेज़र से पूछा, क्या तुम्हें गुलाम बनने से पहले के समय का कोई अंदाजा है? फ्रेज़र के बाल भूरे और आंखें नीली थी तथा उसके शरीर पर जख्म के निशान थे। इसके अलावा उनकी उम्र का पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने बहुत सारे अनुभव और कष्ट झेले थे। मुझे अब और याद नहीं है। हर बार जब मैं कोशिश करता हूं तो मेरे सिर में तेज दर्द महसूस होता है। फ्रेज़र ने अपने माथे को छुआ जैसे वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। तो यह इस तरह है। लेलिन ने अनुमान लगाया कि यह किसी दवा या मंत्र का प्रभाव हो सकता है जो केवल सामान्य मनुष्यों पर ही प्रभावी होता है। अभी वह शायद इसे तोड़ सकता था यदि वह इस पर कुछ समय लगाता, लेकिन उसका ऐसा करने का कतई इरादा नहीं था। आखिरकार उसका उद्देश्य अधीनस्थों को हासिल करना था, न कि मुसीबत मोल लेना। जो लोग दास के रूप में पकड़े गए थे वे युद्धों और लड़ाइयों में हारे हुए थे। यदि उन्हें अपनी याददाश्त वापस पानी हो और लेलिन की मदद लेनी हो तो उसे क्या करना चाहिए? यदि वे ऐसा नहीं भी करते हैं तो कौन जानता है कि वे उसके प्रति वफादार बने रहेंगे या नहीं। आप कैसे हैं? लेलिन ने शर्मीली अन्ना को देखा। अन्ना की त्वचा बहुत गोरी थी और उसमें दूध या चमक थी। इससे लेलिन को आवेगपूर्ण ढंग से उसे छूने की इच्छा हुई। उसका चेहरा भी गुड़िया की तरह अत्यंत सुंदर था। अन्ना का पालन पोषण बचपन से ही एक व्यापारी ने किया था और अंततः उसे सर डिलेन को बेच दिया गया। उसके जैसी नौकरानी के लिए उसे बहुत छोटी उम्र में तैयार करना स्वाभाविक रूप से अधिक सुविधाजनक था। इसके अलावा उसे विभिन्न ज्ञान और शिष्टाचार की शिक्षा भी लेनी पड़ी। तभी वह उच्च अधिकारियों का स्नेह पाने की पात्र होगी। बेशक उसे पुरुषों को खुश करने के लिए कुछ सबक लेने पड़े। इना ने लेलिन की ओर देखा जो अभी भी लबादे में लिपटा हुआ था। वह उसके चेहरे के भाव को समझने में असमर्थ थी। हालांकि केवल आवाज के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि यह किसी युवा व्यक्ति की होगी। वह शर्म से लाल हुए बिना न रह सकी। आपने पहले क्या सबक लिया है? आप मैगी के बारे में कितना जानते हैं? मैंने सीखा है और लेकिन केवल कुछ सरल सामग्री की तैयारी। अन्ना कोई अनुयायी नहीं है। जिन प्रयोगों में ऊर्जा कणों के उपयोग की आवश्यकता होती है, मैं उस क्षेत्र में शक्तिहीन हूं। क्षमा करें, युवा मास्टर। अन्ना की उंगलियां उसकी पोशाक को कस रही थीं और वह असहज लग रही थी। वेब पर यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है। लेलिन वास्तव में संतुष्ट था। उसके पास कई रहस्य थे। किसी बाहरी व्यक्ति को अपने प्रयोगों में शामिल करना अनुचित था। बुनियादी तैयारियों में उनकी मदद करना ही काफी था। यदि वह एक मैगस सहायक चाहता था तो उसे कम से कम अनुचर स्तर का होना चाहिए था।
इस स्तर का दास अत्यधिक महंगा था तथा हमेशा समस्याओं से भरा रहता था। हालांकि उसने दास बाजार में किसी को नहीं देखा था, लेकिन लेलिन को पता था कि बाजार में किसी अन्य स्थान पर एक और दास बाजार होगा जो दासों के रूप में अनुचरों को बेचने में विशेषज्ञ होगा। आखिरकार कई डाक मैगी के लिए केवल वे अनुचर ही, जो विकिरण का प्रतिरोध कर सकते थे, उनके प्रयोगों के लिए सर्वोत्तम विषय थे। ऐसे सहायक दासों के स्रोतों के संबंध में उन्होंने युद्ध अपराधियों या कैदियों का उपयोग किया। यदि एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी पूरी तरह से पराजित हो गई और मुख्यालय पर कब्जा कर लिया गया, तो अकादमी के सभी अनुचरों का भाग्य मजबूत गुटों द्वारा समर्थित लोगों को छोड़कर संभवतः गुलामों के रूप में समाप्त होगा। जहां तक लेलिन जैसे लोगों का सवाल है, जो पहले भाग गए थे, वह भविष्य में अपने और अकादमी के बीच केवल एक स्पष्ट रेखा ही खींच सकते थे और चारों समुद्रों को अपना घर मानकर एक दयनीय पथिक बन गया। इस समय मैं केवल यही प्रार्थना कर सकता हूं कि अकादमी जीत जाए। अगर वे हार भी जाते हैं तो मैं आशा करता हूं कि वे बुरी तरह नहीं हारेंगे। लेलिन ने पश्चिम की ओर देखा, उसका भाव थोड़ा गंभीर था। यंग मास्टर को चिंतित होते देख अन्ना और फ्रेजर ने भी अपना सिर झुका लिया और कुछ भी बोलने का साहस नहीं जुटा पाए। धीरे धीरे पहियों के घूमने की आवाज करीब आती जा रही थी। लेलिन को एक शूरवीर घोड़ागाड़ी चलाते हुए दिखाई दिया। वह दिखने में ग्रीम लग रहा था। घोड़ागाड़ी का रंग बिल्कुल काला था और उस पर कोई विशेष आकृति नहीं थी। गाड़ी बेचने वाले व्यापारियों को यह पता नहीं था कि ग्रीम कुलीन वर्ग से संबंधित है या नहीं, इसलिए उन्होंने गाड़ी पर कुछ लिखने का साहस नहीं किया। हालांकि ये बहुत मजबूत लग रहा था। कुछ बड़े काले घोड़े उसे खींचते हुए तेजी से लेलिन की ओर बढ़ रहे थे। युवा मास्टर ग्रीम गाड़ी से उतरा और दोनों हाथों से पैसों का थैला लेलिन को वापस सौंप दिया। गाड़ी का खर्च। अब आगे चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। लेलिन ने उसे अपने हाथ में ले लिया और फिर पैसों का बटुआ अन्ना की ओर फेंक दिया। भविष्य में तुम पैसों का प्रबंध करोगी, अगर पर्याप्त न हो तो मुझसे पूछ लेना। हाँ युवा स्वामी। अन्ना ने ध्यान से पैसे का थैला रख लिया। इसमें सामान्य मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ ही सोने के सिक्के थे। लेलिन को जितना चाहिए था उतना पाने के लिए उसे केवल थोड़े प्रयास की आवश्यकता थी। वह जादुई क्रिस्टलों के बारे में चिंतित था, जो मैगस वर्ल्ड में इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा थी। ये दुख की बात थी कि दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में भी जादुई क्रिस्टल की मुद्रा के रूप में अत्यधिक मांग थी। इतने सारे बाजारों में घूमने के बाद लेलिन ने देखा कि दुकानों में जादुई क्रिस्टल के बदले सिक्के मिलते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ये भविष्य में उनके अधीनस्थ थे। कुछ देर सोचने के बाद लेलिन ने अपना हुड खोल दिया और एक आकर्षक चेहरा सामने आया। हालांकि उनका स्वरूप अभी भी थोड़ा बदला हुआ था। भविष्य में तुम मेरे विश्वसनीय सहयोगी बनोगे, इसलिए मेरा असली रूप देख लो। लेलिन ने अपना भेष इसलिए बदला था ताकि वह संसाधनों को खरीद और बेच सके। अभी चूंकि उसकी सारी औषधियां बिक चुकी थीं, इसलिए उसे भेष बदलने की जरूरत नहीं थी। इन लोगों को भी लेलिन से रोजाना मिलना होता था, इसलिए वे निश्चित रूप से उसका असली रूप देखेंगे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। लेलिन द्वारा जादू हटाने के बाद उसके चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं और उसका मूल युवा रूप वापस आ गया। अन्ना और बाकी लोगों को सिर हिलाते देख लेलिन ने आदेश दिया, चलो ईस्टवुड प्रांत की ओर चलें। रोरन सिटी। चौड़ी सड़क पर एक घोड़ागाड़ी तेजी से गुजर रही थी। ड्राइवर की सीट पर धातु का कवच और लंबी तलवारें पहने दो बड़े आदमी बैठे थे। एक नज़र में ही लोगों को यह संदेश मिल गया कि उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आसपास के किसान भागकर वहां से चले गए। गाड़ी के अंदर लकड़ी और लाख की गंध मिलकर कुछ अप्रिय सी लग रही थी। लेलिन की नाक सिकुड़ गई जब उसे परफ्यूम की खुशबू आई। ये देखकर कि अन्ना उसके बगल में शर्मा रही थी, लेलिन मुस्कुराया और इशारे से कहा, यहाँ आओ। जब वह पास आई तो लेलिन ने उसे आधा लिटा दिया, फिर अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। उसके हाथ सहजता से अन्ना की जांघों पर घूम रहे थे। पतला सूती कपड़ा उसकी सुंदरता को छिपा नहीं सका। लेलिन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दोनों हाथ गर्म और मुलायम जैड के टुकड़े को छू रहे हों। जिस कोमलता पर वह झुका हुआ था उसका आनंद लेते हुए और अन्ना की हौंफने की आवाज़ सुनते हुए लेलिन को अत्यधिक संतुष्टि महसूस हुई। उसने आह भरी, अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं और स्थिर खड़ा रहा। वह पिछले कुछ समय से तनाव में था, क्योंकि उसे हर व्यापार के बाद बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी। लेलिन के मन में इस बात ने बहुत विचार उत्पन्न कर दिया। अब चूंकि उसे ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए लेलिन अंततः एक ब्रेक ले सकता था और उसे आराम करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकता था। इस परेशानी से निपटने के लिए उसके पास दो शूरवीर भी थे। स्वाभाविक रूप से दोनों शूरवीर बाहर सो रहे होंगे तथा गाड़ी का अंदरूनी भाग अपने स्वामी और दासी के लिए छोड़ रहे होंगे। लेलिन कोई सज्जन व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा अन्ना भी काफी सुंदर थी और उस क्षेत्र में उत्कृष्ट थी। गाड़ी में आराम करते हुए स्वाभाविक रूप से उसने पहले ही उसके साथ बिस्तर पर सो लिया था। यहाँ तक कि केबिन के फर्श पर गहरे लाल रंग के खून का हल्का निशान भी था। लेलिन द्वारा खरीदी गई नौकरानी के रूप में अन्ना अपने मालिक का विरोध कैसे कर सकती थी। पूरी यात्रा के दौरान उसने पूरे मन से उसकी सेवा की और उसके साथ विभिन्न स्थितियों में संभोग किया, जिससे उसकी कुछ वासनाएं भी संतुष्ट हुईं। शुक्र है कि मैं एक जादूगर हूँ। मैं लगातार स्वस्थ रहने और अपनी जीवन शक्ति बढ़ाने के लिए जादुई जड़ी बूटियों का उपयोग कर सकता हूँ और ध्यान कर सकता हूँ। पिछले लेलिन की उदास काया के साथ मैं संभवतः समय से पहले ही बूढ़ा हो गया होता। लेलिन ने मन ही मन आदेश दिया, एआई चिप, मुझे मेरे आंकड़े दिखाओ।
लेलिन फॉलियर स्तर 2 अनुचर शक्ति 2.7 चपलता 2.8 जीवन शक्ति 3.0 आध्यात्मिक बल 4.6 जादुई शक्ति 4.0 स्थिति स्वस्थ 4-5 महीने बीत गए और मैं प्रतिदिन ध्यान करता रहा, ये सोचना कि इसमें केवल 0.2 की वृद्धि हुई है। लेलिन की अभिव्यक्ति थोड़ी अप्रिय थी। मुझे अपने गंतव्य तक जल्दी जाना है और प्राचीन औषधि बनाने की कोशिश करनी है। कौन जानता है कि मैं आगे बढ़ने की आवश्यकताओं को कब पूरा कर पाऊंगा। सभी अनुचरों को स्तर 3 पर आगे बढ़ने के दौरान एक अड़चन का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि जैडन जैसे 5वीं कक्षा के अनुचर को भी सफलता पाने के लिए वर्षों के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ने के लिए आवश्यक परिस्थितियों का विश्लेषण करने के बाद मंत्रों में निपुणता प्राप्त करना और प्रतिक्रियाशील अमृत तैयार करना आसान हो गया। अनगिनत प्रतिभाशाली अनुयायियों के लिए केवल 7 आध्यात्मिक बल की बाधा को पार करना ही उलझन भरा काम रहा। यहाँ तक कि आधिकारिक मागी के पास भी आध्यात्मिक शक्ति साधना के इस पहलू को संबोधित करने के लिए अच्छे समाधान नहीं थे। केवल निरंतर श्रमसाध्य ध्यान ही प्रभावी हो सकता था, या शायद औषधियों और अन्य साधनों का प्रयोग भी इसका विकल्प हो सकता था। दुर्भाग्यवश इनका खर्च सामान्य अनुयायी द्वारा वहन नहीं किया जा सकता था। अभी लेलिन भी उसी आध्यात्मिक शक्ति की बाधा पर अटका हुआ था। एआई चिप, दोनों औषधियों का विश्लेषण कैसा है और लोवियन की शिक्षाओं को समझने में क्या प्रगति हुई है। बीप, एज्योर पोषण विश्लेषण प्रगति 100%, मैरी के आंसू विश्लेषण प्रगति 78%, लोवियन की शिक्षाएं विश्लेषण प्रगति 63.7%। एआई चिप की आवाज गूंजी। एज्योर पोषण का बहुत पहले ही पूर्ण विश्लेषण किया जा चुका है। दुर्भाग्यवश मुख्य तत्व अब पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं। विकल्प ढूंढने के लिए अनगिनत प्रयोगों की आवश्यकता होती है। जहां तक मैरी के आंसुओं का सवाल है, ये पिछले 3 महीनों से 78% पर है और इसमें कोई प्रगति के संकेत नहीं हैं। क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं छूट गई हैं? लेलिन की भौहें सिकुड़ गईं। एआई चिप की प्रसंस्करण क्षमता अत्यंत शक्तिशाली थी। प्राचीन औषधि मैरी के आंसुओं के विश्लेषण में प्रगति 78% पर स्थिर हो गई, जिससे लेलिन को आश्चर्य हुआ। प्रोफेसर क्रॉफ्ट ने मुझे जो सूत्र दिए हैं वे सही होने चाहिए। यदि इतने समय के बाद भी एआई चिप उनका विश्लेषण नहीं कर पाती, तो उसे कुछ कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ता जो डेटाबैंक के मापदंडों से परे होते। मैरी के आंसू, लेलिन ने अनुमान लगाया। क्या ये हो सकता है कि इस प्राचीन औषधि के फॉर्मूले का आत्मा से कुछ संबंध हो? आखिरकार इस औषधि का नाम सुनकर कोई भी इसे आसानी से किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना से जोड़ लेगा। जहां तक लोवियन की शिक्षाओं का प्रश्न है, प्रगति काफी अच्छी थी। यद्यपि इसके निर्माता ने गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत जटिल कोडिंग का उपयोग किया था, फिर भी आई चिप को जटिल गणनाओं से कोई परेशानी नहीं हुई। लेलिन को इस पुस्तक के पिछले भागों को पढ़ने के माध्यम से इसकी सामान्य विषय वस्तु के बारे में मोटे तौर पर जानकारी थी, जिनका विश्लेषण किया जा चुका है। दुर्भाग्यवश, हालांकि यह वस्तु बुरी नहीं है, मैं इसका उपयोग केवल तभी कर सकता हूं जब मैं स्तर 3 का अनुयायी बन जाऊं। लेलिन ने अपना सिर हिलाया और इन विचलित करने वाले विचारों से छुटकारा पा लिया। अचानक घोड़ागाड़ी रुक गई। लेलिन की भौहें सिकुड़ गईं और उसने पूछा, क्या कुछ हुआ? युवा स्वामी कृपया निश्चिंत रहें, ये केवल डाकुओं का एक समूह है जिन्होंने रास्ता रोक रखा है। फ्रेजर पहले ही इसकी देखभाल करने के लिए चला गया है। ग्रीन की आवाज लकड़ी की दीवार के पार तक पहुंच गई। पिंग पैंग, टकराना, तारांकन। जैसी की उम्मीद थी, कुछ ही क्षणों बाद ऐसा लगने लगा कि वार्ता विफल हो गई। विभिन्न हथियारों की टकराने की आवाजें सुनी जा सकती थीं। कुछ अपशब्दों और लगातार रोने धोने के बाद फ्रेजर की आवाज सुनाई दी, जिसमें कहा गया था, ये तय हो गया है। घोड़ागाड़ी ने एक बार फिर यात्रा शुरू कर दी। इस तरह के परिणाम से लेलिन को बहुत संतुष्टि महसूस हुई। उन्होंने 2 शूरवीरों और एक दासी को इसलिए खरीदा था ताकि सभी छोटी मोटी बातें वे संभाल सकें, जिससे उन्हें मंत्रों पर शोध करने और अधिक प्रयोग करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय मिल सके। रास्ते में ये मामले मामूली थे। लेलिन के पास एक योजना की धुंधली रूपरेखा थी जिसे पूरा करने के लिए कई लोगों की भागीदारी की आवश्यकता होगी। और ये 3 लोग इसके मूल में थे। युवा मास्टर, अन्ना, जो उसके पीछे था, ने धीमी सांस छोड़ी। तभी लेलिन को एहसास हुआ कि उसका हाथ फिसल गया है। जब वह गहरी सोच में डूबा था, तो अनजाने में उसका हाथ अन्ना के गुप्तांग को छू गया। लेलिन मुस्कुराया और अपना हाथ वापस ले लिया। ये देखकर कि अन्ना का चेहरा अभी भी लाल था, उसने कहा, इस समय यंग मास्टर किसी काम में व्यस्त हैं। आज रात मुझे आपके साथ खेलने का समय मिलेगा। इन अंतरंग शब्दों को सुनकर अन्ना कुछ शर्मा गई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। अपने सामने मौजूद प्रलोभन को न देखने का नाटक करते हुए उसने कहा, एआई चिप, पुनर्तः विश्लेषित अजूर पोषण फॉर्मूला प्रेषित करें। लेलिन ने हमेशा मनोरंजन और अनुसंधान के बीच एक स्पष्ट रेखा खींची। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में वह निश्चित रूप से मोहित नहीं होगा और सुधार करने की इच्छा शक्ति नहीं खोएगा। ... ये देखकर कि लेलिन ने पहले ही अपनी दोनों आंखें बंद कर ली थीं, अन्ना की आंखें मंद पड़ गईं। फिर उसने अपने कपड़ों को फिर से व्यवस्थित किया और अपने शरीर को समायोजित करने की पूरी कोशिश की ताकि लेलिन अधिक आराम से सो सके। ऐसा लगा जैसे एक क्षण बाद ही रात हो गई। ध्यान के बाद लेलिन को होश आ गया। युवा मास्टर, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक शहर है। ग्रीन की आवाज दूर तक फैल गई।
अब हम कहाँ हैं? मानचित्र पर अंकित चिन्हों के अनुसार हमें पहले ही ईस्टवुड्स प्रांत में प्रवेश कर जाना चाहिए था। ये रोरन शहर है जो प्रांतीय सीमाओं पर स्थित है। फ्रेजर जब बोल रहा था तो सामान की तलाशी की आवाजें आ रही थीं। रोरन सिटी, हो, लेलिन ने खुद से कहा और एआई चिप में संग्रहीत मानचित्र को समायोजित किया। हल्के नीले रंग के मानचित्र पर एक लाल रंग की रेखा कई शहरों से जुड़ी हुई थी। रोरन शहर एक्सट्रीम नाइट सिटी से पश्चिम की ओर था, जो केवल कुछ दिनों की यात्रा की दूरी पर था। आधे साल की यात्रा के बाद हम अंततः पहुंच रहे हैं, है ना? लेलिन को थोड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने इस स्थान को इसलिए चुना क्योंकि यह एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी से बहुत दूर था, वहां होने वाले संघर्षों से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक अन्य विचार यह था कि अकादमी से दूर रहने पर ही वह कुछ निश्चित प्रयोग कर पाएंगे। आखिरकार उनके शरीर में एआई चिप थी और कई प्रयोगों की प्रक्रिया भी बहुत असामान्य थी। यदि उसने अकादमी में अवशेषों या कचरे का उपयोग करके कोई प्रयोग किया होता तो उसकी खोज होने की संभावना अवश्यंभावी थी। हालांकि लेलिन को उसके जाने के बाद से कम संयम महसूस हुआ, एक पिंजरे में बंद कैनरी की तरह जिसे आज़ाद कर दिया गया हो और जो आसमान में उड़ गया हो। लेलिन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। स्वतंत्रता की भावना। लेलिन ने शहर को देखा जो थोड़ा उजाड़ लग रहा था और पास के किसानों को भी। वह मुस्कुराए बिना न रह सका। पहले हमारे लिए ठहरने की जगह ढूंढो, हम कल सुबह निकलेंगे, लेलिन ने आदेश दिया। जंगल में या तो घोड़ागाड़ी में या फिर तंबू के अंदर रहना स्वाभाविक था। हालांकि चूंकि वे मानव बस्ती तक पहुंच चुके थे, इसलिए लेलिन स्वाभाविक रूप से खुद को इस मौके से वंचित नहीं करना चाहता था। काले रंग की घोड़ागाड़ी ने गार्ड की सम्मानपूर्ण निगाह के बीच शहर में प्रवेश किया। ईस्टवुड प्रांत के लोगों के लिए घोड़ागाड़ी, गार्ड और एक नौकरानी होने से लेलिन को निष्क्रिय कुलीनता के स्तर तक ऊपर उठा दिया गया। वास्तव में लेलिन वास्तव में कुलीन वर्ग का वंशज था। बात बस इतनी सी थी कि यह इस महाद्वीप की कुलीनता नहीं थी। लेलिन ने यहाँ चेरनोबिल द्वीप समूह से ड्यूकडम उपाधि का उपयोग करने पर कभी विचार नहीं किया। हालांकि एक कुलीन व्यक्ति का दर्जा वास्तव में समस्याओं को काफी हद तक कम कर सकता है। एक स्थानीय सराय में ठहरने के लिए जगह ढूंढने के बाद लेलिन ने एक परिचारक को बुलाया। क्या आप जानते हैं कि मैं यहाँ लोगों को कहाँ नौकरी पर रख सकता हूँ? लेलिन अपने हाथ में एक सोने का सिक्का लेकर खेल रहा था। लेलिन के पीछे अन्ना को देखकर और लेलिन के हाथों में सोने के सिक्के को गौर से देखते हुए परिचारक अपने आप को लार टपकाने से रोक नहीं सका। परम आदरणीय महाराज, यदि आपको परिचारकों की आवश्यकता है तो सिटी लॉर्ड्स मैनर के पास स्थित रोजगार बाजार आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। वहां आप मजबूत योद्धाओं, कुशल गृहस्वामियों और यहां तक कि विभिन्न नौकरानियों और अस्तबल कर्मियों को भी किराए पर रख सकते हैं। बहुत अच्छा, कल मुझे वहां ले आओ और यह सोने का सिक्का तुम्हारा होगा। लेलिन मुस्कुराया। इस बार वह लंबे समय तक एक्सट्रीम नाइट सिटी में रह सकता था। लेलिन स्वाभाविक रूप से शांति और स्थिरता चाहता था। उसे ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो उसके आदेश का पालन कर सकें। चूंकि वह दूसरों के द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहता था, इसलिए वह अपना प्रभाव डालने से बच नहीं सका। अन्ना और 2 शूरवीरों को अपने मुख्य अनुचर के रूप में शामिल करने तथा रोरन सिटी से कुछ और लोगों को नियुक्त करने के बाद उनका अनुचर दल कमोबेश पूरा हो जाएगा। यद्यपि वह एक्सट्रीम नाइट सिटी में अधिक लोगों को काम पर रख सकता है, लेकिन वे निश्चित रूप से घुसपैठ कर लेंगे। जहां तक रोरन सिटी का प्रश्न है, यद्यपि इसे टाला नहीं जा सकता था, फिर भी संख्या और प्रभाव को न्यूनतम स्तर पर लाना अच्छा था। रात का भोजन सब्जी सूप के साथ सफेद ब्रेड था। हालांकि दुकान के मालिक ने लेलिन को परोसने के लिए पहले से ही सबसे अच्छी चीजें निकाल ली थीं, फिर भी अकादमी के कैफेटेरिया की तुलना में इसमें कुछ कमी थी। जब लेलिन खाना खा रहा था तो दुकान के कई ग्राहक कोने में छिप गए। वे ग्रे या भूरे रंग के मोटे वस्त्र पहनते थे। उनकी निगाहों में सम्मान और भय दोनों झलक रहे थे। अपने आसपास की खाली जगह को देखते हुए लेलिन कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अगली सुबह लेलिन को अटेंडेंट द्वारा रोरन सिटी के रोजगार बाजार तक ले जाया गया। रोजगार बाजार नगर स्वामी के महल के पास था, इसलिए वहां सार्वजनिक सुरक्षा खराब नहीं थी। कम से कम लेलिन ने कोई झगड़ा होते हुए नहीं देखा। रास्ते में कई लोग थे जो लेलिन और उसके समूह को देख रहे थे। वे विशेष रूप से एना में रुचि रखते थे जो लेलिन के पीछे थी, क्योंकि वह असाधारण सुंदर थी और थोड़ा सजने संवरने के बाद और भी अधिक सुंदर लग रही थी। सौभाग्यवश उन्होंने कुछ भी अजीब करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे ग्रीम से भयभीत थे जो स्टील के कवच से ढका हुआ था। महोदय, ये रोरान शहर में रोजगार का बाजार है। आपको जिन लोगों की आवश्यकता है वे सभी यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा आप किसी भी मिशन से संबंधित भर्ती भी जारी कर सकते हैं। परिचारक ने लेलिन के 3 लोगों के समूह को समझाया। जहां तक फ्रेजर का सवाल है, लेलिन ने उसे घोड़ागाड़ी और सामान की देखभाल के लिए सराय में ही रहने को कहा। यद्यपि औषधि सामग्री और जादुई क्रिस्टल जैसी महत्वपूर्ण संपत्ति लेलिन के पास थी, लेकिन अगर वे सोने के सिक्के और इस तरह की कुछ चीजें खो देते तो ये काफी परेशानी भरा साबित होता। लेलिन ने अपने सामने रोजगार बाजार का सर्वेक्षण किया। उनके सामने एक बड़ा मैदान था जिसमें अस्तबल के कर्मचारी, भाड़े के सैनिक और इसी तरह के अन्य लोग जमीन पर बैठे हुए किसी नियोक्ता की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें काम पर रखे। लेलिन को पता था कि वहां दास बाजार भी होना चाहिए, हालांकि इसे खुलेआम प्रदर्शित नहीं किया जा सकता था। आखिरकार मैगस बाजार को भी गुप्त रूप से इसका आयोजन करना पड़ा।
हालांकि यह लेलिन की योजना के अनुरूप ही था, वह केवल अपने साथियों को ही यहाँ रखना चाहता था, इसलिए उसकी आवश्यकताएं कम थीं। युवा महोदय, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जैसे ही लेलिन ने बाजार में प्रवेश किया, व्यापारियों और सौदागरों का एक समूह उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। वे स्पष्ट रूप से लेलिन के भव्य परिधान से चकित थे और अपने उत्पादों का प्रचार करते समय गला फाड़कर चिल्लाने लगे। मुझे एक्सट्रीम नाइट सिटी तक ले जाने के लिए तथा वहां मेरी संपत्ति की सुरक्षा के लिए भाड़े के सैनिकों के एक समूह की आवश्यकता है। अनुबंध की अवधि कम से कम 2 वर्ष होगी। उत्साही व्यापारियों को देखते हुए लेलिन ने अपनी आवश्यकताएं बताईं। महाद्वीप के इस हिस्से में पहुंचने के बाद लेलिन को एहसास हुआ कि उपन्यास, जिसमें उसकी पिछली दुनिया में भाड़े के समूहों और डाकू गिरोहों आदि के बारे में बात की गई थी, सब बकवास थे। कुछ बड़े शहरों को छोड़कर जहां लेलिन को अभी जाना था, रोरन सिटी और अन्य छोटे शहरों के बाजारों में ऐसे कोई समूह नहीं थे। इस तरह के सभी रोजगार, हत्याएं या इसी तरह के मिशन स्थानीय बार या व्यापार कार्यालयों में आयोजित किए जाते थे। कुछ स्थान तो अत्यंत विचित्र थे। आखिरकार लागत को तो ध्यान में रखना ही होगा, और यदि पारिश्रमिक से परिचालन की लागत भी पूरी नहीं हो पाती, तो कोई भी मूर्ख व्यक्ति अपने सोने के सिक्के पानी में फेंकने को तैयार नहीं होगा। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आपको एस्कॉर्ट्स की संख्या और उनकी संख्या के बारे में कोई आवश्यकता है? एक दुबला पतला आदमी, जिसके सिर पर चमक थी और बाल झड़े थे, व्यापारियों के बीच से निकला और ऊंची आवाज में पूछा। लोगों की संख्या हो लगभग 10 से 15। उनकी ताकत केवल औसत गार्ड के मानक के बराबर होनी चाहिए। मेरा एकमात्र अनुरोध है निष्ठा और सम्मान। चूंकि मिशन 2 वर्षों से अधिक समय तक चल सकता है, इसलिए मुझे एक अनुबंध जारी करना होगा और वेतन मासिक दिया जाएगा। लेलिन ने विनम्रता से कहा। उस स्थिति में मेरे पास भाड़े के सैनिकों का एक समूह है जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। गंजा व्यापारी मुस्कुराया। रोरन हॉक्स भाड़े के सैनिकों के समूह ने अभी अभी अपनी छुट्टियां समाप्त की हैं। इसके अलावा वे रोरन सिटी के नागरिक हैं, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से सुनिश्चित की जा सकती है, गंजे व्यापारी ने समझाया। लेलिन ने देखा कि जब गंजे ने रोरन हॉक्स भाड़े के सैनिकों के समूह का उल्लेख किया तो भीड़ चुप हो गई। यहां तक कि सम्मान और ईर्ष्या भरी नजरें भी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे रोरन हॉक्स की यहां बड़ी प्रतिष्ठा थी। ठीक है, मुझे इन्हें दिखाने के लिए लाओ, बाद में तुम्हें कमीशन अवश्य दे दिया जाएगा, लेलिन ने कहा। कृपया मेरा पीछा करें। गंजा व्यापारी लेलिन को बाजार से बाहर ले आया। सराय में सेवक को जब अपना स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ तो उसने उसे विदा किया। अन्ना और ग्रीम लेलिन के पीछे पीछे चल रहे थे। 4 लोगों का मौजूदा समूह शहर के दक्षिणी भाग में पहुंचने से पहले लगभग आधे घंटे तक चलता रहा। यहां पहुंचकर देखा तो आसपास की इमारतें अलग तरह से बनी हुई थीं। यदि शहर के मध्य भाग को नगर स्वामी के महल के अनुरूप बनाया गया था तथा इमारतें अत्यंत भव्य और सम्मानजनक थीं, तो इमारतों का दक्षिणी भाग विभिन्न शैलियों के साथ बहुरंगी था, बहुत हद तक आवासीय संपदा की तरह। ऐसा लगता है कि यह वह क्षेत्र है जहां शहर के स्वतंत्र नागरिक एकत्र होते हैं। लेलिन ने फुटपाथ पर बिछाई गई कुचली हुई चट्टान, छोटे फूलों की छत और पत्थर से बने लैंप को देखते हुए बड़बड़ाया। आपकी नज़र बहुत अच्छी है, सर। यहाँ रहने वाले लोग मुख्य रूप से रोरन शहर के व्यापारी और स्वतंत्र नागरिक हैं। रोरन हॉक्स भाड़े का समूह भी यहीं रहता है। क्या आप हमें इस भाड़े के सैनिकों के समूह के प्रशिक्षण मैदान में नहीं ले जा रहे हैं? ग्रीन ने एक तरफ से पूछा। आदरणीय महोदय, रोरन हॉक्स भाड़े का समूह केवल एक छोटी इकाई है और उनकी संख्या 30 से अधिक नहीं है। उनकी प्रतिष्ठा केवल रोरन शहर के भीतर फैली हुई है। यह उनके नेता द्वारा बनाया गया एक अनौपचारिक गठबंधन मात्र है। उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए कुछ स्थान किराए पर लेने की लागत से उनके मिशन की आय अप्रचलित हो जाती। तो फिर कौन ऐसा करने को तैयार होगा? गंजे ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। सामान्यतः सभी सदस्य अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। वे तभी एकत्रित होते हैं जब उन्हें कोई मिशन प्राप्त होता है। ये कहते हुए गंजे ने लेलिन की ओर देखा और क्षमा प्रार्थी भाव से मुस्कुराया। हालांकि रोरन हॉक्स के भाड़े के सैनिक संख्या में कम हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश सेवानिवृत्त दिग्गज हैं। इसके अलावा उनका नेता कभी सेना में मध्यम श्रेणी का सैन्य नेता था और उसकी ताकत भी खराब नहीं है। जाहिर है, गंजा लेलिन के भाड़े के सैनिकों के समूह के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने के बारे में चिंतित था, लेकिन इन मामलों को छिपाया नहीं जा सकता था, इसलिए वह केवल तभी कह सकता था जब उन्हें पता चल जाए। एक मध्यम श्रेणी का सैन्य नेता, हो, मैं उनसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। लेलिन मुस्कुराया। उसे वास्तव में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने रोरन सिटी में किसे काम पर रखा है, क्योंकि भविष्य में उनकी भूमिका मुख्य रूप से उसके लिए काम निपटाने की होगी। हम आ गए हैं। गंजा लेलिन और बाकी लोगों को एक 2 मंजिला विला के सामने ले आया। शीशम की लकड़ी की बाड़ से घिरे एक घेरे के भीतर एक छोटा तालाब और बगीचा था। वहां एक प्रकार का छोटा सा सफेद फूल था जिसकी पंखुड़ियां बहुत छोटी थीं, परंतु सुगंध बहुत तीव्र थी। एक अधेड़ उम्र की महिला उस समय फूलों को पानी दे रही थी। नमस्ते, मैडम लारिएट, क्या फेन आसपास है? मैं उसके लिए कुछ काम लेकर आया हूँ। गंजे ने पौधों को पानी दे रही महिला का अभिवादन किया। बेशक, वह आसपास ही है मेरे प्यारे दोस्त। इससे पहले कि महिला जवाब दे पाती, घर के अंदर से एक साहसी और अनर्गल आवाज सुनाई दी। सफेद रंग की शर्ट पहने एक बड़ा आदमी पास आया और उस गंजे आदमी को गले लगा लिया। मेरे प्यारे फेन, मैं आपको आपका परिचय करा दूं, ये सर लेलिन हैं जो हमारे शहर के मध्य भाग से आए हैं।
वह आपके रोरन हॉक्स भाड़े के सैनिकों को काम पर रखना चाहता है ताकि वह उसे एक्सट्रीम नाइट सिटी तक ले जा सके। गंजे ने फेन को समझाया। नमस्ते आदरणीय महोदय, यदि आप एक्सट्रीम नाइट सिटी जाना चुनते हैं तो रोरन हॉक्स भाड़े का समूह आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। हम इस मार्ग पर 100 से अधिक बार यात्रा कर चुके हैं और मार्ग में पड़ने वाले प्रत्येक पत्थर, नुक्कड़ और छेद को पहचानते हैं। फेन ने लेलिन की ओर थोड़ा सा झुककर जोर से हंसना शुरू कर दिया। लेलिन ने देखा कि समूह के नेता की आंखें उन तीनों को आंक रही थीं। विशेषकर ग्रीम पर कुछ देर रुकना, मानो कुछ खोज रहे हों। हालांकि उन्होंने लेलिन को नजरअंदाज कर दिया। बाहरी रूप तो भद्दा है, लेकिन उसके आंतरिक गुण बहुत ही चतुर हैं। वह एक तैयारी नाइट भी है। लेलिन ने देखा और इस समय एआई चिप ने फेन के आंकड़ों को स्कैन किया। नाम फेन, शक्ति 1.8, चपलता 1.5, जीवन शक्ति 1.7, आध्यात्मिक बल 1.4। प्रिपरेटरी नाइट्स के बीच ये आंकड़े केवल औसत माने जाते थे। हालांकि फेन के कठोरपन और उसके दोनों हाथों पर कई निशानों से ये देखा जा सकता है कि उसे भाड़े के सैनिक के रूप में प्रचुर अनुभव है। हम इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। क्या आप हमें अंदर बैठने के लिए आमंत्रित नहीं करेंगे? लेलिन मुस्कुराया और विला की ओर इशारा किया। हाँ जरूर, मैं करूंगा। कृपया दर्ज करें। फेन ने उसके सिर पर थपथपाया और झुकते हुए उसके शरीर को हिलाया। उनका दाहिना हाथ बढ़ा और उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया। बगीचे से बाहर निकलने के बाद ये जल्द ही विला का लिविंग रूम बन गया। फर्श लाल रंग से रंगा हुआ था और चारों ओर की 4 दीवारों में से एक पर जंग लगा हुआ और दागदार क्रॉस ब्लेड लटका हुआ था। इसके बगल में एक एल्क की खोपड़ी थी जिसके सींग मुड़े हुए थे और एक दूसरे में गुथे हुए थे तथा उनकी चमक गहरे काले रंग की थी। फेन ने लेलिन और समूह को लिविंग रूम में सोफे पर आराम करने के लिए सौहार्दपूर्वक आमंत्रित किया। उन्होंने मैडम लैरीड से लेलिन और बाकी लोगों को काली चाय जैसा पे देने के लिए कहा और फिर विवरण पर चर्चा शुरू की। मैंने निगेल से सुना है कि यह सम्मानित यंग मास्टर एक्सट्रीम नाइट सिटी जाना चाहता है। यदि यह असुविधाजनक नहीं है तो क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं? कृपया मुझे माफ करें, जोखिम का आकलन करने के बाद ही समूह इसके लिए तैयारी कर सकता है। फेन का स्वर काफी गंभीर था। लेलिन ने काली चाय के समान इस पे को घूंट घूंट करके पिया। ये काफी मीठा और नमकीन था और इसलिए उसे इसका स्वाद पसंद नहीं आया इससे पहले कि उसने कप नीचे रखा। मिशन के संबंध में इस बार मैं वहां केवल कुछ व्यवसाय शुरू करना चाहता था और सुरक्षा के लिए जनशक्ति की आवश्यकता थी। किसी अन्य परेशानी के बारे में चिंता मत करो। लेलिन ने फेन की ओर देखा, जबकि फेन थोड़ा शर्मिंदा था और नीचे देख रहा था। जाहिर है फेन ने मान लिया था कि लेलिन एक कुलीन व्यक्ति का नाजायज बेटा था जो सत्ता संघर्ष में हार गया था और उसे दूर भेज दिया गया था। मैंने आपको इसलिए काम पर रखा क्योंकि रोरन सिटी के लोगों को एक्सट्रीम नाइट सिटी के लोगों की तुलना में आसानी से नहीं खरीदा जा सकेगा। इसके अलावा मुझे खबर मिली है कि एक्सट्रीम नाइट सिटी में हाल ही में कुछ दिलचस्प घटनाएं घटित हुई हैं। लेलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। रोचक घटनाएं? समूह नेता फेन ने अनुमान लगाया। क्या यह उस घटना के बारे में है जब एक्सट्रीम नाइट सिटी के आसपास की वनस्पति अचानक सूख गई थी? उद्धरण चिन्ह। सही, एक छोटे से गांव के आकार का जंगल अचानक सूख गया। ये बात सचमुच चिंता में डाल देती है। इस घटना के कारण मेरा मानना है कि गार्डों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है। आय के संबंध में मैं प्रत्येक को 1 स्वर्ण मुद्रा का मासिक वेतन दे सकता हूं। हालांकि प्रत्येक को कम से कम 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक मेरे आदेशों का पालन करने के लिए एक रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। लेलिन ने अपनी राय देते हुए अपने हाथों की 10 अंगुलियों को आपस में फंसा लिया। फेन का चेहरा अनिर्णायक था, स्पष्टतः वह कोई निर्णय ले रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कठिनाई से कहा, बाकी मामले तो ठीक रहेंगे, लेकिन मिशन की अवधि क्या होगी? यद्यपि 2 वर्ष की अवधि काफी लंबी है, लेकिन आपको हमेशा एक्सट्रीम नाइट सिटी में ही रहना आवश्यक नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं कि किसी भी खाली समय में मैं उन्हें अपने प्रियजनों से मिलने के लिए छुट्टी दूंगा। इसके अलावा अगर वे अपनी पत्नी और परिवार को एक्सट्रीम नाइट सिटी में लाना चाहते हैं तो मैं उनके लिए भी उपयुक्त स्थान की व्यवस्था कर सकता हूं। लेलिन की आवाज लिविंग रूम में गूंज उठी। सर, मैंने आपकी ईमानदारी देखी है। मैं अपने कुछ भाइयों के साथ इस विषय पर बात करना चाहूंगा। आखिरकार मैं अकेले ही भाड़े के सैनिकों का समूह नहीं चलाता हूं। मैं आपको कल उत्तर दे सकता हूं, इसलिए कृपया निश्चिंत रहें। सर, फेन ने खड़े होकर थोड़ा झुककर कहा। अच्छा, हम आपसे अच्छी खबर की प्रतीक्षा करेंगे। जब फेन ने सलामी दी तो लेलिन शांति से उठ खड़ा हुआ और अपने नौकरों और गंजे व्यापारी के साथ विला से बाहर चला गया। एक सुनहरी वस्तु प्रकाश में चमकती हुई गंजे व्यापारी की बाहों में आ गिरी। ये लो, ये वह कमीशन है जिसके तुम हकदार हो, लेलिन ने कहा। आपकी इस उपाधि के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, परम आदरणीय युवा मास्टर। गंजा व्यक्ति ने जल्दी से सिर झुकाया। अगला, मुझे एक हाउसकीपर और 2 लोगों की जरूरत है जो हिसाब किताब अच्छी तरह रख सकें। यदि आप मेरे लिए उन्हें ढूंढने में सक्षम हैं तो ये सोने का सिक्का आपका है। लेलिन ने अपने हाथ पर एक सोने का सिक्का उछाला। मुझे लगता है, ये देखकर कि यह एक और सोने का सिक्का था जो उसकी ओर हाथ हिला रहा था, गंजा अचानक सक्रिय हो गया। वह अपने गंजे सिर को पकड़ते हुए और दिमाग पर जोर डालते हुए अस्पष्ट बातें बड़बड़ाने लगा। ये सही है, ओल्ड वेलकर पहले एक बैरन के यहाँ हाउसकीपर का काम करता था।
हाल ही में वह कह रहा है कि वह जीविका कमाने के लिए फिर से बाहर आना चाहता है। गंजा व्यापारी ने कहा, बहुत अच्छा, मुझे उसके पास ले चलो। लेलिन ने सहमति में अपना सिर हिलाया। 2 दिन बाद सुबह। हालांकि कोहरा अभी पूरी तरह से नहीं छंटा था, लेकिन सुबह की ठंडी हवा में अभी भी कुछ ठंडक थी। तारानकन चरमराहट। तारानकन रोरन शहर के द्वार धीरे धीरे खुले और उनके बीच से एक घोड़ागाड़ी निकली। टूटे फूटे कवच पहने, धातु के भाले और धनुष लिए 1 दर्जन से अधिक भाड़े के सैनिक एक बड़ी घोड़ागाड़ी के साथ धीरे धीरे शहर से बाहर निकल रहे थे। घोड़ागाड़ी के आगे फैन एक भूरे रंग का सुंदर घोड़ा लेकर चल रहा था। उसके पीछे एक 20 वर्षीय भाड़े का सिपाही लाल रंग का झंडा लिए खड़ा था। इस पर एक बाज की छवि कढ़ाई की गई थी, जो रोरन हॉक्स भाड़े के सैनिक समूह का प्रतीक चिन्ह था। ग्रीम ने ड्राइवर की सीट छोड़ दी और घोड़ागाड़ी के पास आ गया। जो व्यक्ति वहां बैठा था वह एक सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति था। यद्यपि वह तेज हवा का सामना कर रहा था और उसके बाल बेतरतीब ढंग से उड़ रहे थे, फिर भी उसके कपड़े बेदाग थे और उनमें कोई सिलवट नहीं थी। वह लेलिन का गृह रक्षक था, बूढ़ा वेलकर। इससे पहले जिस बैरन के पास वह काम करता था वह दिवालिया हो गया था, इसलिए वह बेरोजगार हो गया। वह उस गंजे व्यापारी के समान ही स्थिति में था जो उससे मिलने आया था और लेलिन की पार्टी में शामिल हो गया था। रोरन सिटी से एक्सट्रीम नाइट सिटी तक जाने में केवल 7 दिन लगे। रोरन हॉक्स का भाड़े का समूह फैन की प्रशंसा के योग्य था। वे मार्ग से पूरी तरह परिचित थे और रास्ते में ठहरने की जगह भी ढूंढ सकते थे, जिससे उन्हें शिविर लगाने की परेशानी से छुटकारा मिल गया। 7 दिन बाद समूह सुरक्षित रूप से एक्सट्रीम नाइट सिटी पहुंच गया। लेलिन ने घोड़ागाड़ी पर लटकी हुई स्क्रीन को उठाया और देखा कि आगे बादल काफी काले थे। बादलों की परतें एक दूसरे से इतनी चिपकी हुई थीं कि सूर्य की किरणें पूरी तरह से अवरुद्ध हो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि जल्द ही बारिश होगी। आसपास की झाड़ियों और घासों पर भी छाया पड़ रही थी, जिससे माहौल काफी उदास लग रहा था। फैयन। लेलिन घोड़ागाड़ी के दरवाजे से बाहर चला गया। क्या आपने नहीं कहा था कि एक्सट्रीम नाइट सिटी में वनस्पति का एक बड़ा क्षेत्र सूख गया है? वह कौन सा क्षेत्र था? युवा मास्टर। फैन ने लगाम को मजबूती से पकड़ लिया और घोड़ों की गति को घोड़ागाड़ी की गति के अनुरूप कर दिया। एक्सट्रीम नाइट सिटी बहुत बड़ा है। ये रहस्यमयी घटनाएं केवल पूर्वी भाग के एक छोटे से हिस्से से संबंधित हैं। सामान्यतः हम उस क्षेत्र से घूमकर जाने की पूरी कोशिश करते हैं। आखिरकार मनुष्य ने भी खतरे से बचने की पूरी कोशिश की है। वह जंगल कहाँ है? लेलिन दरवाजे के किनारे झुक गया जैसे कि वह दृश्य का आनंद ले रहा हो। डार्क नाइट वुड्स का पूर्वी भाग शहर के केंद्र के करीब है। फैन ने लेलिन की ओर देखा और अपनी आवाज कम करते हुए कहा, डार्क नाइट वुड्स में कुछ जड़ी बूटियां प्रचुर मात्रा में थीं। हालांकि मुरझाने की घटना के बाद से एक्सट्रीम नाइट सिटी में जड़ी बूटियों की आपूर्ति में 30% की कमी आई है। क्या ऐसा है? लेलिन मुस्कुराया। एक्सट्रीम नाइट सिटी को ईस्टवुड्स प्रांत का एक बड़ा शहर माना जाता था और इसकी अर्थव्यवस्था का एक स्तंभ जड़ी बूटी उद्योग था। अब ऐसा लग रहा था कि संभवतः नगर के स्वामी और उनके अधिकारी इस स्थिति से चिंतित थे। अंधेरी रात का जंगल। मैं इसे याद रखूंगा। यद्यपि राज्य के जंगल काफी खतरनाक थे, लेकिन ये केवल सामान्य मनुष्यों के लिए ही सच था। लेलिन ने अपनी अकादमी के एबिसल बोन फॉरेस्ट का भी भ्रमण किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह वर्तमान खतरों के बारे में चिंतित नहीं था। क्या कोई जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाला व्यक्ति मुरझाने वाले क्षेत्र में गायब हो गया? लेलिन ने अचानक पूछा। जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाले? आपका मतलब विभिन्न भाड़े के लोगों, डाकुओं और दुस्साहसियों से है? फैन ने अपने कंधे उचकाए। जंगल खतरों से भरा है और कुछ लोगों का मरना बहुत सामान्य बात है, तो कौन जानता है। जब वे दोनों बातचीत कर रहे थे, घोड़ागाड़ी धीरे धीरे एक्सट्रीम नाइट सिटी के पास पहुंची। शहर की दीवारें बहुत ऊंची नहीं थीं, फिर भी वे बहुत मोटी थीं। ऐसा लग रहा था कि इसे ग्रेनाइट चट्टानों को जोड़कर बनाया गया है और यह बेहद मजबूत है। शहर के द्वार पर तैनात गार्ड ने फैन को पहचान लिया और टोल शुल्क का भुगतान करने के बाद घोड़ागाड़ी को अंदर जाने की अनुमति दे दी। चलो पहले रहने की जगह ढूंढते हैं, लेलिन ने संक्षेप में आदेश दिया। रात होने लगी और लेलिन ने अन्ना को, जो उसकी सेवा कर रही थी, भेज दिया और खुद सराय के कमरे में अकेले रहने लगा। खिड़की खोलते ही ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। बाहर बहुत अंधेरा था और बहुत कम लैंप जल रहे थे। लेलिन ने दरवाजा बंद किया और अपने साथ हमेशा रखे जाने वाले बोरे में से एक नीले रंग की क्रिस्टल बॉल निकाली। ये क्रिस्टल बॉल बहुत छोटी थी और उसमें से अजीब सी चमक निकलती थी। शीशे के बीच में प्रकाश के कई सुनहरे कण थे जो छोटे छोटे जुगनुओं की तरह लगातार घूम रहे थे। सक्रिय करें, लेलिन ने एक मंत्र बुदबुदाया। क्रिस्टल बॉल में धब्बे इधर उधर खिसकने लगे और अंततः एक अजीब प्रतीक का निर्माण हो गया। ये प्रतीक काफी घुमावदार था और लगातार घूमता रहता था। अंततः ऐसा लग रहा था कि आंख लाल हो गई है। लेलिन की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। सबसे पहले उन्होंने प्रतीक को अपने चेहरे की ओर घुमाया, जिससे उनका कुछ पतला चेहरा क्रिस्टल बॉल पर प्रतिबिंबित हो गया। छाया कैलेंडर, वर्ष 1032, भीषण ठंड का महीना, कौवों के रोने का दिन। लेलिन ने बहुत ही स्पष्ट आवाज में धीरे से कहा, आज मैं एक्सट्रीम नाइट सिटी में आ गया हूं और वर्तमान में होफसिन में रह रहा हूं। लेलिन ने क्रिस्टल बॉल को इस तरह घुमाया कि आसपास का वातावरण अंदर के प्रतीक में प्रतिबिंबित होने लगा। इसके बाद वह खिड़की के पास गया और बाहर की छवि को निहारने लगा।
फिलहाल खबर यह है कि यह मुरझाया हुआ क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र डार्क नाइट वुड्स का है। इस रिकॉर्डिंग के अनुसार किसी भी सदस्य की मृत्यु की कोई रिपोर्ट नहीं है। कल मैं तैयारी करके निकलूंगा और पूछताछ करूंगा, शायद कुछ नई जानकारी जुटा सकूं। उपर्युक्त रिकॉर्ड लेवल 2 अनुयायी लेलिन फोलिये के हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद लेलिन ने अपनी पीली सफेद उंगलियों से क्रिस्टल बॉल को पोंछा। तारांकन हे। तारांकन क्रिस्टल बॉल के भीतर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी बच्चे की हंसी। इसके बाद आंख का प्रतीक टिमटिमाया और गायब हो गया और वापस प्रकाश के अनगिनत सुनहरे धब्बों में बदल गया। क्रिस्टल बॉल अकादमी द्वारा लेलिन को मिशन पर जाने के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करने के लिए दी गई थी। क्रिस्टल बॉल कुछ दृश्यों और आवाजों को रिकॉर्ड करने में सक्षम थी। लेलिन को बस मिशन के दौरान हर महत्वपूर्ण घटना को रिकॉर्ड करना था। वह अकादमी लौटने पर इसे सबूत के तौर पर सौंप सकते थे। बेशक क्रिस्टल बॉल का नियंत्रण अधिकार लेलिन के पास था। जब तक वह इसे सक्रिय नहीं करना चाहेगा, क्रिस्टल बॉल उसके जादुई समर्थन के बिना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएगी। यही कारण है कि एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी ने अपने अनुयायियों को बिना किसी डर के दीर्घकालिक मिशनों पर जाने की अनुमति दी। फेन के वर्णन के अनुसार खतरे का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं है। मुझे डर है कि यह या तो कुछ वृक्ष राक्षस हो सकते हैं या फिर ऐसे जीव हो सकते हैं जो मनुष्यों को खाते हैं। उनसे निपटने के लिए एक स्तर 2 अनुचर ही पर्याप्त होगा। लेलिन ने सावधानी से सोचा, मुझे इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी भी 2 साल से अधिक का समय है। मुझे पहले कुछ भाड़े के सैनिकों को वहां भेजकर देखना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहीं बस जाना है। इसके अलावा मुझे एक दोस्त से मिलने भी जाना है। लेलिन के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। यद्यपि एक्सट्रीम नाइट सिटी का स्थान काफी दूरस्थ था, फिर भी यह कुछ मैगी संसाधन बिंदुओं के करीब था। यहां तक कि पास में ही एक जादुई क्रिस्टल की खदान भी थी जिसकी खुदाई की जा रही थी। बेशक संसाधन पहले ही समाप्त हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी संख्या में घुमक्कड़ मागी और छोटे परिवारों को आकर्षित किया। यहां तक कि इसने एक छोटे पैमाने पर मैगस बाजार को भी जन्म दिया और बिकी द्वारा दिए गए मानचित्र पर इसका संकेत भी दिया गया। इसके अलावा थोड़े समय के भीतर जब वे शहर में प्रवेश कर रहे थे, एआई चिप ने पहले ही अन्य अनुचरों द्वारा उत्सर्जित कई ऊर्जा तरंगों को पहचान लिया था। ऐसा लगता है कि इस शहर में काफी संख्या में अनुयायी रहते थे। ये बहुत सामान्य बात थी, क्योंकि घुमक्कड़ जादूगर या एकांतप्रिय लोग दूरदराज के शहरों में बसना पसंद करते थे तथा अपनी पहचान को बेहतर ढंग से छिपाना चाहते थे। बेशक लंबी उम्र, उपस्थिति और विकिरण उत्सर्जन के कारण वे लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में नहीं रह सकते हैं, अक्सर कुछ वर्षों के बाद अपना स्थान बदल लेते हैं। जब लेलिन ऐसा सोच रहा था, वह चिल्लाया, अन्ना। युवा मास्टर, आपके निर्देश क्या हैं? कुछ ही देर बाद अन्ना एक सुंदर लाल पोशाक पहने हुए अंदर आई। जैसे ही उसने प्रणाम किया, उसकी बर्फ सी सफेद पिंडलियां प्रकट हो गईं। एक उपहार तैयार करो, मैं कल किसी से मिलना चाहता हूं। जहां तक विशेष बात है, वेलकर आपको बताएगा। लेलिन ने जम्हाई ली और विनम्रता से कहा। कुछ हद तक निराश अन्ना को विदा करने के बाद लेलिन ने मोमबत्तियां बुझाने और स्वप्नलोक में प्रवेश करने से पहले एक प्रारंभिक चेतावनी उपकरण के रूप में ऊर्जा कंसरनी की स्थापना की। अगली सुबह लेलिन अन्ना के साथ चला गया, जो अपने साथ एक सुंदर टोपी लाई थी। क्या ये वही उपहार है जिसे ओल्ड वेलकर ने चुना था? लेलिन ने टोपी ली और उसे एक बार देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह तो जानवर की खाल से बनी थी। छूने पर वह बहुत चिकना था और उस पर एक पंख भी चिपका हुआ था। हाउसकीपर वेलकर ने कहा कि एक्सट्रीम नाइट सिटी में चमड़े की टोपी पर नाइट हॉक का पंख चिपकाना शांतिपूर्ण इरादे और मित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। पहली बार यात्रा करते समय यह उपहार सबसे अच्छा होता है। अन्ना के चेहरे पर काफी डर का भाव था। युवा मास्टर, क्या आप किसी दूसरे साय के पास जाने वाले हैं? अन्ना की आवाज कुछ कांपने लगी। हाँ, वह भी एक अनुचर है। लेलिन ने अपनी आवाज इतनी धीमी कर दी कि वह केवल अन्ना और उसे ही सुनाई दे। बोलने के बाद उसने देखा कि युवती का कंधा कांप रहा था। लेलिन मुस्कुराया। अन्ना को एक जादूगर को बेचा गया था, इससे पहले कि उसे एक गुलाम के रूप में दोबारा बेचा जाता। ऐसा लग रहा था कि यह उसके लिए एक दर्दनाक अनुभव था। यदि आप डरते हैं तो आप हमेशा पहले वापस जा सकते हैं। लेलिन आगे बढ़ा और अन्ना की पतली कमर को गले लगा लिया। नहीं, अन्ना यंग मास्टर के साथ जाना चाहती है। अन्ना ने स्वयं को मुस्कुराने पर मजबूर किया। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। अगर तुम चाहो तो मेरे पीछे आओ। एक्सट्रीम नाइट सिटी का निर्माण कुछ हद तक गॉथिक था, जिसमें छतों पर नुकीले कांटे लगे हुए थे। फुटपाथ भी चिकनी चट्टानों से बने थे, जिससे यह आभास होता था कि एक्सट्रीम नाइट सिटी आसपास के सबसे समृद्ध शहरों में से एक है। जैसे जैसे लेलिन और अन्ना शहर के पूर्वी हिस्से के करीब पहुंचे, यहाँ के लोगों के पहनावे अन्य स्थानों की तुलना में अधिक शहरी हो गए और इमारतों की सजावट भी अधिक भव्य हो गई। ऐसा लगता है कि एक्सट्रीम नाइट सिटी के पूर्व में कुलीन लोग और विद्वान एकत्र होते हैं। लेलिन ने सड़क के दोनों ओर फूलों के गुच्छों को देखा। यहाँ एक आउटडोर फव्वारा भी था। अन्ना से यह कहते हुए वह मुस्कुराए बिना न रह सका। इसके बाद वे दोनों एक सफेद रंग के 2 मंजिला विला में आए। दरवाजे पर लिखा था, सिसिलिया मेन स्ट्रीट 59। लेलिन ने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। घंटी की तेज आवाज सुनाई दी, उसके बाद तेजी से दौड़ते कदमों की आवाज सुनाई दी। नमस्ते, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? क्या आपका कोई अपॉइंटमेंट है?
एक सतर्क दिखने वाला बटलर लेलिन के सामने प्रकट हुआ। लेलिन फॉलियर, मैं इस विला के मालिक से मिलने आया हूँ। लेलिन मुस्कुराया। बटलर स्पष्ट रूप से व्यथित दिख रहा था जब उसने कहा, सर, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे गुरु मफी एक प्रसिद्ध विद्वान हैं। उनका दैनिक कार्यक्रम अत्यंत व्यस्त रहता है। शायद इसी समय एक लड़की, जो नौकरानी जैसी लग रही थी, तेजी से दौड़कर आए और बटलर के कान में फुसफुसाने लगी। बटलर का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने झुककर कहा, मास्टर आपको लिविंग रूम में आमंत्रित करते हैं। लेलिन मुस्कुराया क्योंकि उसने अपने द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा तरंगों को पुनः प्राप्त किया। विला के अंदर प्रवेश करने पर एक गलियारा था जो विभिन्न कलाकृतियों जैसे चित्रों से भरा हुआ था और हल्के पीले रंग की दीवारों पर सभी प्रकार के तेल चित्रों और कला के अन्य नमूने प्रदर्शित थे जो आंखों को काफी सुखद लग रहे थे। जैसे ही लिविंग रूम नजर आया, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि यह एक विशाल घर था। कमरे की सजावट अत्यंत सुंदर थी। यद्यपि इनमें कोई चमकदार स्वर्ण या रजत वस्तुएं या रत्न नहीं थे, फिर भी इन वस्तुओं में इतिहास की आभा थी और सादगीपूर्ण भव्यता का एहसास था। लिविंग रूम में चिमनी के पास सफेद भौहों और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा विद्वान गहरे लाल रंग की आराम कुर्सी पर बैठा था। बूढ़े आदमी की आंखें मैली लग रही थीं और उनमें कभी कभार ही बुद्धिमत्ता के निशान दिखाई दे रहे थे। लेलिन को देखकर बूढ़े आदमी की आंखें खुल गईं। वह खड़ा हुआ और गले लगाने की मुद्रा में अपनी बाहें फैलाते हुए बोला, स्वागत है मेरे युवा मित्र। लेलिन ने आगे बढ़कर बूढ़े व्यक्ति को गले लगाया, आपसे मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। मुझे आशा है कि आपको यह उपहार पसंद आएगा जो मैं आपके लिए लाया हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अन्ना आगे बढ़े और बटलर को एक अत्यंत सुंदर टोपी सौंपी। मुझे रात्रिबाज के पूंछ के पंख पसंद हैं। वे शांति का प्रतिनिधित्व करते हैं। बूढ़े आदमी ने हाथ हिलाते हुए कहा, लिले, तुम विदा हो सकती हो, मैं अपने इस दोस्त से अच्छी बातचीत करना चाहता हूँ। आप भी विदा लें, लेलिन ने अन्ना को बताया जो उसके पास थी। अभिवादन करने के बाद कुछ नौकरानियां और बटलर अपने पीछे दरवाजा बंद करके चले गए। बहुत जल्द लिविंग रूम में केवल लेलिन और बूढ़ा आदमी ही बचे थे। ठीक है, चलो हम पुनः अपना परिचय देते हैं। मफी, स्तर 3 अनुयायी। मैं पिछले 3 वर्षों से एक्सट्रीम नाइट सिटी का निवासी हूँ। बूढ़े आदमी की आंखों में अतीत की घटनाओं के संकेत दिखाई दे रहे थे। तो फिर, दूर से आए अतिथि, आप क्या कहते हैं? लेलिन फॉलियर, स्तर 2 अनुचर और घुमक्कड़ जादूगर। मैं हाल ही में एक्सट्रीम नाइट सिटी में आया हूं और यहां कई वर्षों तक रहना चाहता हूं। लेलिन मुस्कुराया और मैगी के बीच धनुष को अंजाम दिया। मैं तुम्हारे शरीर में युवावस्था के लक्षण देख रहा हूं। इस उम्र में लेवल 2 के अनुयायी बनने में सक्षम होना, आपकी योग्यता बहुत अच्छी है। मफी ने प्रशंसा में आह भरी। मैं तो बस भाग्यशाली था। लेलिन ने आपत्ति जताई। यद्यपि बूढ़े व्यक्ति का शरीर क्षीण हो चुका था, लेकिन स्तर 3 के अनुयायी की ऊर्जा तरंगों ने किसी को भी बता दिया था कि उसे उकसाना अच्छा नहीं है। एआई चिप स्कैन आरंभ करें। मफी, शक्ति 1.5, चपलता 1.4, जीवन शक्ति 2.9, आध्यात्मिक बल 8.5, जादुई शक्ति 8। स्थिति स्वस्थ। मूल्यांकन स्तर 3 अनुचर, अपेक्षाकृत खतरनाक। एआई चिप ने लेलिन के दृष्टि क्षेत्र में आकृतियों को सटीकता से प्रसारित कर दिया। एक घुमक्कड़ स्तर 3 अनुयायी होने के नाते मफी की जादू मंत्रों की श्रृंखला निश्चित रूप से लेलिन से आगे निकल गई। इसके अलावा अपने जीवन की रक्षा के लिए उसके पास कुछ अत्यंत कठिन तुरुप के पत्ते भी छिपे होंगे। हालांकि लेलिन अच्छे इरादों के साथ आया था। एआई चिप के क्षेत्र स्कैन से पता चला कि एक्सट्रीम नाइट सिटी में रहने वाले अनुचरों की संख्या अधिक नहीं थी। जहां तक मर्फी की बात है, उसने सबसे शक्तिशाली ऊर्जा तरंगों में से एक उत्सर्जित की। कई विनम्र अभिवादनों का आदान प्रदान करने के बाद लेलिन ने तुरंत अपनी यात्रा के मुख्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया। तो यह इस तरह है। मैं एक्सट्रीम नाइट सिटी में स्थायी रूप से रहना चाहता हूं और यहां तक कि एक सामग्री की दुकान भी खोलना चाहता हूं। आप जानते हैं, प्रक्रियाएं बहुत थकाऊ हैं और मुझे अपने गांटर के रूप में कार्य करने के लिए एक निवासी की भी आवश्यकता है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो तुम मुझे ढूंढने यहां आए हो? मफी मुस्कुराया और मेज पर रखा लाल चाय का कप पी गया। ईमानदारी से कहूं तो, एक महत्वाकांक्षी और सत्य की खोज करने वाले जादूगर के रूप में, सोने के सिक्के और इस तरह की चीजें अब हमें प्रभावित नहीं करनी चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप इस निष्कर्ष पर क्यों पहुंचे, शायद सनक में या किसी अन्य कारण से। मेरे लिए तो ये सचमुच एक छोटी सी बात है। संयोग से एक्सट्रीम नाइट सिटी के भगवान के साथ मेरे कुछ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। उनका एक बेटा भी मेरे संरक्षण में है। इसके अलावा कोई भी नगर स्वामी किसी रहस्यमयी सत्ता के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेगा। यहाँ एक्सट्रीम नाइट सिटी में आवासीय प्रक्रियाएं, साथ ही दुकान परमिट, सभी बहुत आसानी से निपटाए जा सकते हैं। मफी ने गारंटी दी। तो फिर तो मुझे सचमुच आपको धन्यवाद देना चाहिए। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। यदि कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो पूछने में संकोच न करें। यद्यपि यह बात शिष्टाचार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कही गई थी, लेलिन और बूढ़े व्यक्ति दोनों जानते थे कि इसका उल्लेख महज शिष्टाचार के रूप में किया गया था। आवासीय प्रक्रियाओं का संचालन सामान्य मनुष्यों के लिए कठिन हो सकता है। हालांकि मफी जैसे प्रसिद्ध विद्वान के लिए यह केवल कुछ शब्दों का मामला था। अगर लेलिन इन प्रक्रियाओं को स्वयं ही करना चाहे तो भी उसे बूढ़े व्यक्ति से अधिक समय देना होगा। मफी और लेलिन दोनों के लिए यह मामला उनके बीच सुविधा की बुनियादी मित्रता स्थापित करने का एक साधन मात्र था।
एक्सट्रीम नाइट सिटी एक शांतिपूर्ण और शांत जगह है। यदि आप शांतिपूर्ण दिन बिताना चाहते हैं तो ये स्थान निश्चित रूप से आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। बाद में मैं आपको अपने कुछ दोस्तों से भी मिलवाऊंगा। हालांकि कुछ निश्चित पारंपरिक रीति रिवाज हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। चिंता न करें, वे सभी प्रथागत प्रथाएं हैं। उदाहरण के लिए, किसी को निवासियों का नरसंहार नहीं करना चाहिए या ऐसा कुछ। मैं निश्चित रूप से सहमत हूं। लेलिन का एक्सट्रीम नाइट सिटी में आना युद्ध और षड्यंत्र की अराजकता से बचने के लिए था। स्वाभाविक रूप से वह ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उनकी ओर ध्यान आकर्षित हो। इसके बाद लेलिन और मफी ने मैगी से संबंधित कई प्रश्नों पर बात की, जिसमें उन्नत स्तरों के लिए मंत्र मॉडल को स्थिर करने से लेकर मफी के कुछ व्यक्तिगत साहसिक कारनामों तक के बारे में बात की गई। हालांकि मफी केवल स्तर 3 का अनुयायी था, लेकिन लंबे समय तक इस स्तर पर बने रहने के कारण उसका अनुभव प्रचुर था। इससे लेलिन को लगा कि यात्रा व्यर्थ नहीं गई। दूसरी ओर, लेलिन के विशाल ज्ञान और ईडिटिक मेमोरी ने मफी को चौंका दिया। दोनों को इस बात का अफसोस था कि वे पहले नहीं मिले। यहां तक कि उन्होंने दोपहर का भोजन भी शाम तक साथ में ही किया। उसके बाद मफी ने लेलिन को जाने दिया। जब उन्होंने विदाई ली तो उन्होंने अपनी अगली मुलाकात का भी प्रबंध कर लिया। मफी ने जो कहा उसके अनुसार एक्सट्रीम नाइट सिटी के सभी जादूगर अनुच्च स्तर के हैं। जहां तक आसपास के कुछ शहरों की बात है तो आधिकारिक मैगी भी अत्यंत दुर्लभ थे, जिससे ये स्थान किसी अनुयायी के रहने के लिए बहुत उपयुक्त था। आज उसने जो पूछताछ की उससे लेलिन को राहत महसूस हुई और वह धीमी और अधिक आरामदायक गति से चलने लगा। केवल इस मामले के संबंध में जहां पौधे और लकड़ी सूख गई, मफी पूरी तरह से अनभिज्ञ है। आखिरकार वह पहले से ही काफी बूढ़ा हो चुका है और जोखिम नहीं लेना चाहता है। स्वस्थ त्वचा पाने के लिए 5 घरेलू टिप्स। प्यार को लेकर कौन से फ्यूज हैं? कंफर्म करने का तरीका यहां देखें। 2 स्ट्रीट लैंप हल्की पीली लौ के साथ जल रहे थे, जिससे लेलिन को आगे की सड़क देखने को मिल रही थी। अन्ना चुपचाप लेलिन के पीछे चली गई। एक उत्कृष्ट नौकरानी होने के नाते वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि उसे क्या करना है, और वह ये कि जब लेलिन गहन विचार में डूबा हुआ था तो उसे बीच में नहीं रोकना था। लेलिन ने अपनी योजनाओं का एक बार फिर अनुकरण किया और वे दोनों सराय में पहुंच गए। युवा मास्टर महोदय, ओल्ड वेलकर, ग्रीम और फ्रेजर उनका स्वागत करने के लिए आगे आए। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। रात के खाने के बाद तुम सब मेरे कमरे में आओ। मैं अपनी भविष्य की योजनाओं के संबंध में आप सभी को कई बातें बताना चाहता हूं। रात के खाने में सब्जी का सलाद और मटन सूप था। उसके बाद सूखे कुकीज के बड़े टुकड़े थे। लेलिन ने जब अपना काम खत्म कर लिया और अन्ना को सफाई करने की अनुमति दे दी तो उसके अधीनस्थों में से मुख्य लोग लेलिन के कमरे में गए। लेलिन जानवर की खाल में लिपटी एक कुर्सी पर बैठ गया और चुपचाप उनकी रिपोर्ट सुनने लगा। वेलकर, आवास की खोज कैसी रही? युवा मास्टर, ओल्ड वेलकर ने पहले ही एक नाइट से संपर्क किया है जो सेज प्रांत में जाने की तैयारी कर रहा है। वह आपको एक्सट्रीम नाइट सिटी में एक छोटी सी जागीर बेचने को तैयार है। ओल्ड वेलकर ने रिपोर्ट दी। वृद्ध होने के बावजूद नया घर मिलने के बाद वह ऊर्जा से भरपूर थे। बहुत बढ़िया। यह क्षेत्र कैसा है? क्या ये जगह हम सबके रहने के लिए पर्याप्त है? ये कितने का है? लेलिन ने पूछा। कृपया निश्चिंत रहें युवा मास्टर। ओल्ड वेलकर, मैं आज मनो में गया और एक नज़र देखा है। यह क्षेत्र बहुत बड़ा था और इसमें 100 लोगों को रखने में कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा यहाँ एक तेलताड़ वन, एक मछली तालाब और एक मिल भी है। नाइट विक्टर ने मूलतः इसे एक बैरन के मानकों के अनुसार बनवाया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इसका स्वामित्व इतनी जल्दी बदल जाएगा। जहां तक कीमत की बात है, नाइट विक्टर ने इसे 5000 स्वर्ण सिक्के निर्धारित किया है। यह इतना महंगा नहीं है। सोने के सिक्के कोई मुद्दा नहीं है। लेलिन ने अपनी उंगलियां घुमाई। एक जादूगर के लिए सोने के सिक्के जैसी सांसारिक वस्तुएं महत्वहीन हैं। वे केवल जादुई क्रिस्टल, उच्च श्रेणी की सामग्री तथा प्राचीन ज्ञान के अवशेष को प्राप्त करने में ही रुचि रखते थे। लेलिन के पास उच्च श्रेणी के जादुई क्रिस्टल थे। इनमें से किसी भी एक सिक्के की कीमत सोने के सिक्कों की कीमत से कहीं अधिक होगी। हालांकि लेलिन ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार जादुई क्रिस्टल दुर्लभ थे। यदि वह सचमुच सोने के सिक्के नहीं जुटा पाता तो वह मर्फी से कुछ सिक्के उधार ले लेता और बदले में कुछ औषधियां ले लेता, जो कि बिल्कुल भी बुरा विचार नहीं था। अच्छे से, चलो कल देखते हैं। यदि कीमत और क्षेत्र दोनों उपयुक्त हों तो हम तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। लेलिन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इसके अलावा सड़कों पर घूमो और मेरे लिए कुछ खोजो। हाल ही में एक्सट्रीम नाइट सिटी में उपलब्ध जड़ी बूटियों में कमी आई है। निश्चित रूप से कई छोटी दुकानें होंगी जो अब चल नहीं पाएंगी और बंद होने वाली हैं। पहले जाकर उनकी जांच करो। मुझे पूछने के लिए क्षमा करें, लेकिन युवा मास्टर, क्या आप जड़ी बूटियों की दुकान खोलने की सोच रहे हैं? इस तरह का व्यवसाय करने के लिए परमिट की काफ़ी सख्त आवश्यकताएं हैं। फेन ने कहा। इस संबंध में आप में से किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले ही व्यवस्था कर ली है। परमिट कुछ ही दिनों में यहाँ आ जाएगा। ये सुनकर फेन और ओल्ड वेलकर चकित रह गए। इस बात की आसानी से गारंटी देने के लिए लेलिन की एक कुलीन के रूप में पहचान पहले ही पुष्टि हो चुकी थी। पूलफील्ड किंगडम में कुलीनता प्रगति और आशा का प्रतिनिधित्व करती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए लेलिन के प्रति उनकी निगाहें और अधिक उत्साही हो गईं। फेन ने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच लीं।
चूंकि वह उन चंद लोगों में से एक थे जो आगे की ओर देख सकते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें पता था कि वह अधिक समय तक भाड़े के सैनिक के रूप में काम नहीं कर सकते। अधिकांश भाड़े के सैनिक अपने साथ बहुत सी चोटें और घाव लेकर कब्र में गए, तथा उन्हें पता था कि उनके छोटे से जीवन में उन्हें कोई आनंद नहीं मिलेगा। हालांकि सर लेलिन द्वारा अपनी निजी सेना के रूप में काम पर रखा जाना इस व्यापार से बाहर निकलने का सबसे तेज तरीका हो सकता है। सूर्य की चमकदार किरणों ने रास्ते को सुनहरी रोशनी से जगमगा दिया। इस पर चलना एक सुनहरी पक्की सड़क पर चलने जैसा था। आज लेलिन ने विशेष रूप से औपचारिक पोशाक पहन रखी थी। उन्होंने ग्रीम को स्वयं घोड़ागाड़ी चलाकर मफी के विला तक ले जाने को कहा। इसी प्रकार मफी ने भी औपचारिक पोशाक पहनी थी और प्रतीक्षा करते समय अपने साथ काली छड़ी रखी थी। लेलिन को देखते ही उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। स्वागत है मेरे दोस्त। थोड़ा देर से आने के लिए क्षमा करें। लेलिन ने खिड़की खोली और कहा, अभी तय समय पूरा नहीं हुआ है, मैं तो जानबूझकर पहले ही बाहर निकल गया। मफी अपने नौकर की मदद से घोड़ागाड़ी में सवार हो गया। चाबुक की आवाज के साथ ग्रीम ने घोड़ागाड़ी को शहर के केंद्र की ओर ले गया। आज नगर प्रभु का भोज होगा। उसने तुम्हें भी आमंत्रित किया है। आखिरकार मालिक के रूप में उन्होंने ताकत के साथ किसी भी अतिथि के लिए जिज्ञासा विकसित की है। मफी ने अपना वाक्य लटका दिया। ये तो समझ में आता है, लेलिन ने उत्तर दिया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसका शहर पर नियंत्रण है, शहर में प्रवेश करने के इतने दिनों बाद ही लेलिन को ढूंढना कुछ हद तक आश्चर्यजनक था। क्या आप कुछ ऊब गए हैं? मफी ने लेलिन की उदासीनता को नोटिस किया। ईमानदारी से कहूं तो मैं इस तरह के सामाजिक मेलजोल में माहिर नहीं हूं। अगर मुझे विकल्प दिया जाए तो मैं अपनी प्रयोगशाला के अंदर ही रहना पसंद करूंगा। लेलिन व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। हाँ, मफी ने सौम्य हंसी हंसते हुए कहा, जब मैं छोटा था तो मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता था। हालांकि तुम्हें जीवन का आनंद लेना सीखना होगा, नौजवान। बेस्वाद प्रयोगों, व्यंजनों और उत्कट बेलगाम महिलाओं की तुलना में कभी कभी आप उत्तेजना की ओर ले जा सकते हैं। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में सेवानिवृत्त जादूगरों और नए उन्नत जादूगरों के बीच यही अंतर था। मफी के पास अब मैगस के मार्ग पर आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह अपना उत्साह केवल अन्य क्षेत्रों की ओर मोड़ सकता है। जहां तक लेलिन का प्रश्न है, उसके पास अभी भी बहुत सारे विकल्प थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से समय का उपयोग साधना में करेगा, न कि उसे ऐसे सांसारिक मामलों पर बर्बाद करेगा। खुश हो जाओ बच्चे, ऐसे कई साथी हैं जिनसे मैं आपका परिचय कराऊंगा। मफी हल्के से मुस्कुराया। क्या वे हो सकते हैं? लेलिन की आंखें चमक उठीं। वास्तव में वे भी हमारी तरह ही अनुयायी हैं और वे सभी मुझसे उम्र में छोटे हैं। आपके पास बात करने के लिए कुछ सामान्य हित होंगे। मैं अब इस भोज का बेसब्री से इंतजार करने लगा हूं। लेलिन के होंठ मुड़ गए और वह मुस्कुराया। नगर स्वामी का महल एक्सट्रीम नाइट सिटी के मध्य में था। इसके चारों ओर पूरी तरह सुसज्जित काले कवचधारी सैनिकों की दो पंक्तियां पहरा दे रही थीं। वे एक्सट्रीम नाइट सिटी के स्वामी विस्काउंट जैक्सन के ब्लैक आयरन गार्ड हैं। एक बार उन्होंने 500 सैनिकों वाली सेना को लगभग 100 सैनिकों से पराजित कर दिया था। घोड़ागाड़ी से उतरने के बाद मफी ने लेलिन का परिचय कराया। लेलिन ने चारों ओर देखा। आसपास कई अन्य घोड़ागाड़ियां भी थीं। समय समय पर भव्य पोशाक पहने सज्जन पुरुष और लोकट बॉल गाउन पहने महिलाएं उतरती थीं। मफी की इस कुलीन मंडली में काफी प्रतिष्ठा थी, क्योंकि मफी ने उनके उत्साहपूर्ण अभिवादन का खुशी खुशी जवाब दिया था। आगे बढ़ने से पहले उन्होंने कुछ देर तक बातचीत भी की। मफी को देखते ही दरवाजे पर खड़ा गार्ड तुरंत भागकर अंदर आया। कुछ ही देर बाद अंदर से एक बहुत तेज आवाज गूंजी। मफी, मेरे दोस्त, आप अंततः आ ही गए। उस आवाज के साथ एक मोटा अधेड़ आदमी महल से बाहर आया। आसपास के कुलीनों और सैनिकों ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। ये स्पष्टतः एक्सट्रीम नाइट सिटी का विस्काउंट जैक्सन था। दक्षिण तटीय क्षेत्र में लेलिन की ऊंचाई औसत मानी जाती थी, लेकिन यह विस्काउंट जैक्सन वास्तव में उससे 2 सिर लंबा था। उनके चेहरे की विशेषताएं क्लासिक पश्चिमी शैली की थीं और माथा बहुत चौड़ा था। यहां तक कि उनकी कनपटी भी बहुत लंबी थी। जैक्सन ने मफी को कसकर गले लगाया। छोटा जैक्सन हमेशा तुम्हारे बारे में पूछता रहता था। मुझे भी उस प्यारे लड़के की याद आती है। वह मेरे सभी छात्रों में सबसे होशियार है, मफी ने कहा। ये दूर से आया मेरा एक अच्छा मित्र है, सर लेलिन फॉलियर। मफी ने लेलिन का परिचय विस्काउंट जैक्सन से कराया। एक्सट्रीम नाइट सिटी आपका स्वागत करता है। जैक्सन ने लेलिन को देखा और अपने चौड़े कंधों को खोलते हुए उसे गले लगा लिया। लेलिन की मुस्कान कुछ हद तक कठोर थी, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। ठीक उसी समय वह एआई चिप द्वारा दिखाए गए आंकड़ों से पूरी तरह से विचलित हो गया। जैक्सन, शक्ति 7.9, चपलता 4.5, जीवन शक्ति 6.3, आध्यात्मिक बल 3.5, स्थिति स्वस्थ। इस व्यक्ति को खतरनाक माना जाता है, इसलिए यह दृढ़तापूर्वक सुझाव दिया जाता है कि मेजबान इस व्यक्ति से 50 मीटर की दूरी बनाए रखें। ये आंकड़े केवल ग्रैंड नाइट के ही हो सकते हैं। लेलिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। ग्रैंड नाइट्स की जीवन शक्ति अत्यंत उच्च है, और अपनी आंतरिक जीवन ऊर्जा के निरंतर सक्रियण और उत्तेजना के बाद वे उस बाधा को पार कर गए हैं जिसने अधिकांश मनुष्यों को रोक रखा था। इसके अलावा उन्होंने रैंक 0 मंत्रों के प्रति भी थोड़ा प्रतिरोध विकसित कर लिया है। लेलिन को एक विवरण याद आया जो उसने पहले पढ़ा था। अच्छे से, तुम्हें भी नाइट बनना चाहिए, है ना?
लॉर्ड जैक्सन लेलिन की ताकत देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और अब उसने लेलिन को मित्रतापूर्ण नज़र से देखा। मैंने हाल ही में ही प्रगति की है और मैं आपके आसपास भी नहीं हूँ, लेलिन ने विनम्रतापूर्वक कहा और एआई चिप को आदेश दिया, एआई चिप, यदि मुझे इस शहर के राजा जैक्सन के खिलाफ लड़ना पड़े तो मुझे कोई अनुकरण दिखाओ। बीप, मापदंड स्थापित करना, डेटा इनपुट करना, युद्ध परिदृश्य का अनुकरण करना, परिणाम की भविष्यवाणी करना। एक बड़ी प्रकाश स्क्रीन लगातार चमकती रही और परिणाम, युद्ध सिमुलेशन पूरा हुआ। 50 मीटर और उससे आगे, मेजबान की जीत दर 89.8% है। 20 से 50 मीटर के बीच, मेजबान की जीत दर 58.7% है। 20 मीटर से नीचे, मेजबान की जीत दर 33.9% है। जैसा कि अपेक्षित था, ग्रैंड नाइट्स की शारीरिक शक्ति अत्यंत आश्चर्यजनक है। वे जादूगर के जादू करने से पहले ही दूरी को कम करने में सक्षम हैं। यदि जादूगर सीमा से बाहर रहने का प्रयास नहीं करेंगे तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। लेलिन के चेहरे के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया जब वह मफी के साथ महल के हॉल में चला गया। ये स्पष्ट था कि बड़े हॉल को इस अवसर के लिए सजाया गया था। संगमरमर का फर्श इतना चिकना था कि उस पर चलते हुए लोगों की आकृतियां प्रतिबिंबित होती थीं। बड़े हॉल के बीच में एक विशाल सुनहरा झूमर लटका हुआ था। ये जलती हुई मोमबत्तियों से भरा हुआ था, जो आसपास के रंगीन क्रिस्टलों के बीच से चमकते हुए रंगीन रोशनी बिखेर रही थी। इस विशाल हॉल के किनारे स्वेलोटेल कोट पहने संगीतकारों का एक ऑर्केस्ट्रा था, जो धीमी गति से आनंददायक धुन बजा रहा था। यह क्षेत्र सफेद कपड़े से ढकी लंबी मेजों से भरा हुआ था। इन मेजों पर सोने और चांदी की थालियां रखी थीं, जिन पर विभिन्न प्रकार के फल और बारबेक्यू किया हुआ मांस रखा हुआ था। बगल में कुप्पियां और चांदी की प्यालियां भी रखी थीं, जिनसे शराब की तेज सुगंध आ रही थी। ठीक बीच में एक विशाल खुला स्थान था जहां कई कुलीन लोग संगीत पर नृत्य कर रहे थे। ऐसा लगता है जैसे कोई बॉल हो जिसके बगल में बुफे भी हो। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। जाओ, आनंद लो, मुझे कुछ पुराने दोस्तों से नमस्ते कहना होगा, मफी ने लेलिन से कहा। करने की कृपा करे, लेलिन ने सहमति में सिर हिलाकर इशारा किया। फिर उसने अंगूर की शराब का एक कप उठाया और पास के सोफे पर बैठ गया। कुछ ही समय बाद उसने मफी को कुछ कामुक महिलाओं के साथ खुले परिधान में देखा। वे एक छोटे से कमरे में भी घुस गए, जिसे देखकर वह अवाक रह गया। वह इतना बुरा हो गया है और अभी भी वह ताकतवर होने का दिखावा करना चाहता है, क्या वह ऐसा कर पाएगा? क्या आपको कोई आपत्ति है यदि मैं आपके बगल में बैठूं? जैसे ही लेलिन ऐसे अभद्र विचार सोच रहा था, उसके बगल में एक सुंदर आवाज सुनाई दी। लेलिन ने अपना सिर उठाया और एक युवा महिला को बैंगनी गाउन पहने देखा। उसके सिर पर सुनहरे बाल थे जो झरने की तरह कंधों तक गिर रहे थे, यहाँ तक कि उसकी त्वचा भी दूधिया सफेद थी। इधर उधर देखने पर लेलिन को पता चला कि उसके आसपास कोई नहीं था। लेलिन काफी अच्छा दिखता था और खुद को अच्छी तरह से तैयार रखता था, जिससे स्वाभाविक रूप से कुछ युवतियां उसकी ओर आकर्षित होती थीं। बेशक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेलिन हल्के से मुस्कुराया और युवती के साथ खुशी से बातचीत करने लगा। उनके लिए पिछले जन्म की यादों और इस शरीर के पिछले मालिक की यादों के संयोजन ने एक छोटी लड़की को खुश करना एक आसान काम बना दिया। कुछ ही समय बाद युवती लेलिन की मनगढ़ंत कहानियों से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गई। हा, सड़क पर नंगा दौड़ना, क्या उसने सचमुच ऐसा किया था? युवती ने अपनी पहले वाली सुंदरता पूरी तरह खो दी थी। वह अपनी पहले वाली नाजुक चाल ढाल को भूलकर लगभग ठहाके मारकर हंसने लगी थी। ये देख आसपास खड़े लोगों की निगाहें कौतूहलपूर्ण हो गईं। आपको बीच में रोकने के लिए क्षमा करें लेलिन, हालांकि हमारे दोस्त यहाँ हैं। मफी कई कुलीन महिलाओं के साथ, जिनके साथ उसने अभी अभी हिंसक रूप से झगड़ा किया था, आगे बढ़ा। आश्चर्य की बात यह थी कि उसका पहनावा अभी भी बेहद साफ सुथरा था, जिसे देखकर लेलिन हैरान रह गया। ठीक है, मुझे जाना होगा, लेलिन ने असहाय भाव से कहा और सोफे से उठ खड़ा हुआ। सर, इतनी देर बात करने के बाद भी मैंने अभी तक आपका नाम नहीं पूछा। युवती ने अपना माथा थपथपाया। लेलिन फॉलियर, बस मुझे लेलिन कहो। मैं एलिसिया हूँ, मेरा घर सिसिलिया मेन स्ट्रीट 34 पर स्थित है। आप किसी भी समय खेलने के लिए आ सकते हैं। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि महिलाएं आपकी इतनी चाहत रखेंगी। उन दोनों के चले जाने के बाद मफी ने लेलिन का मजाक उड़ाया। केवल युवा महिला ही कहानियां सुनना पसंद करती है। क्या वे आ गए हैं? लेलिन ने पूछा। वे सब यहाँ हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं, मफी ने कहा और लेलिन को डांस हॉल के बगल में एक छोटे से कमरे में ले गया। कमरे में पहले से ही कई अनुचर इंतजार कर रहे थे। लेलिन को यह आभास हो गया था कि उनकी ऊर्जा तरंगें उन्हें या तो स्तर 1 या स्तर 2 का अनुयायी बनाती हैं। इस मंडली में मर्फी का स्थान स्पष्टतः सर्वोच्च था। जब वह अंदर आया तो सभी अनुचर उसके स्वागत के लिए खड़े हो गए। ठीक है, मफी ने चारों ओर नजर घुमाते हुए कहा, मैं आप सभी को एक नए साथी से मिलवाता हूँ। लेलिन, वह पश्चिम से आया था। लेलिन का आत्म परिचय समाप्त होने के बाद वह मफी से पूछे बिना नहीं रह सका, क्या इस तरह की सभा कोई समस्या पैदा करेगी? कोई चिंता नहीं, जैक्सन ने कुछ जानवर पाल रखे हैं और उनकी नाक कुत्तों की तुलना में अधिक संवेदनशील होती है। वह हमारी पहचान के बारे में बहुत पहले से ही जानता था। बस बात यह है कि हम सभी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं करते हैं।
मुहासे से ग्रस्त एक अनुचर बोल रहा था और समय समय पर एक चांदी का पत्ता उठाकर उससे पानी पी रहा था। ओह मेफ्लावर, मेरे मेफ्लावर। इसी समय एक आदमी की भारी हाँफने की आवाज़ सुनाई दी। ओह बच्चा, इतना गर्म, इतना अच्छा। इसके तुरंत बाद एक महिला की बड़बड़ाती हुई कराहें सुनाई दी। ऐसा लगता है जैसे बगल वाले कमरे में एक जोड़ा जोश में था। मफी के चेहरे पर काली रेखाएं बन गईं। उसने तुरंत अपना हाथ घुमाया और एक हल्की ऊर्जा झिल्ली ने कमरे को घेर लिया, जिससे बाहरी दुनिया का शोर अलग हो गया। यह एक दुर्घटना है, एक दुर्घटना। उसका बूढ़ा चेहरा वास्तव में उसकी शर्मिंदगी को प्रतिबिंबित कर रहा था। लेलिन बेहोश होना चाहता था और एक आवाज़ बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। ठीक है, मुझे सचमुच इन अनुयायियों के समूह से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। वे सब केवल कूड़ा कचरा हैं, जिन्होंने अपनी प्रेरणा और विवेक पूरी तरह खो दिया है। बेशक सतह पर लेलिन ने यह दिखावा करना जारी रखा कि वह बोला है, क्योंकि वह अनुयायियों के इस समूह के साथ मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत करने लगा। बॉल समाप्त होने के बाद विभिन्न परिवारों की विभिन्न घोड़ा गाड़ियां रवाना हुईं। शहर के राजा के महल के भीतर एक गुप्त कक्ष में विस्काउंट जैक्सन, जिसे लेलिन ने आज देखा था, अपने अधीनस्थ से बात कर रहा था। क्या इसकी पुष्टि हो गई है? मैंने उसके शरीर पर एक रहस्यमयी सत्ता की गंध महसूस की है। ये भी पुष्टि हो गई है कि वह बहुत युवा है। जिस व्यक्ति ने उत्तर दिया वह काले वस्त्र पहने हुए था। उसके चेहरे पर पीले बालों के गुच्छे उगते हुए देखे जा सकते थे। वह उन भ्रमित अनुयायियों से अलग है। मुझे नहीं लगता कि वह इतनी कम उम्र में सेवानिवृत्त होंगे। चाहे वह दुश्मनों से छिप रहा हो या कोई और मकसद छुपा रहा हो, उसका दिखना हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। जैक्सन के दृढ़ चेहरे पर चिंता की झलक दिखी। कृपया मेरी स्पष्टवादिता को क्षमा करें। यद्यपि हम अभी एक रहस्यमयी सत्ता से निपटने में सक्षम हैं, किंतु यदि हम बाकी लोगों का क्रोध भड़का दें, तो हम जो भी लाभ प्राप्त करेंगे, वह हमारे द्वारा उठाए गए नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा। अर्ध जानवर आदमी ने धीरे से कहा। वास्तव में जैक्सन कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर आदेश दिया, दूसरे पक्ष का क्रोध मत भड़काओ, लेकिन उसे कभी अपनी नजरों से ओझल मत होने दो। मैं समझता हूँ। अर्ध जानवर आदमी अंधेरे में गायब हो गया। बॉल के बाद से लेलिन का एजेंडा बहुत तेजी से आगे बढ़ा। सबसे पहले उन्होंने विला खरीदने के लिए मफी से 4500 सोने के सिक्के उधार लिए। इसके बाद ओल्ड वेलकर द्वारा की गई खोज के माध्यम से लेलिन ने एक दवा की दुकान चुनी जो बंद होने वाली थी लेकिन अच्छी भौगोलिक स्थिति में थी। उन्होंने इसे अपने अधिकार में ले लिया और दुकान का परमिट प्राप्त कर लिया। नगर के राजा के महल से अप्रत्याशित उत्साहपूर्ण मदद के कारण कई प्रक्रियाएं वास्तव में कुछ ही दिनों में निपट गईं। बेशक लेलिन ने दवा की दुकान और विला के आसपास घूमते कुछ जासूसों को खोज लिया। हालांकि इन गुप्त दलों ने लेलिन के विरुद्ध संयम बरता और केवल बुनियादी निगरानी उपाय किए, लेलिन के लोगों पर अपना प्रभाव नहीं डाला। इसलिए लेलिन भी उनकी उपस्थिति से ज्यादा परेशान नहीं था। मफी के माध्यम से उन्होंने कुछ फार्मासिस्टों को काम पर रखा। एक बार जब दवा की दुकान के प्रबंधन के लिए न्यूनतम मानक पूरे हो गए, तो उन्होंने पूरी तरह से अपने मुख्य कर्मचारियों को बागडोर सौंप दी और खुद को अपने जादुई प्रयोगों में डुबो दिया। कुछ नवीनीकरण के बाद नाइट का विला बिल्कुल नया होने की अपेक्षा और भी अधिक नया लगने लगा। इससे पहले नाइट 3 मंजिल ऊंची सफेद ईंटों से बनी अटारी में रहता था। अब लेलिन ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए कुछ बड़े कमरे चुने। इनमें से सबसे बड़े कमरे का उपयोग उनके शयन कक्ष के रूप में किया जाता था, जबकि दोनों ओर के कमरे अध्ययन कक्ष और प्रयोगशाला के रूप में काम आते थे। एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी में सीखे गए कुछ गुप्त मंत्रों को प्रारंभिक चेतावनी ग्रिड के रूप में लागू करने के बाद उन्होंने अपने अधीनस्थों को सख्त आदेश दिया कि उनके आदेश के बिना किसी को भी इन कमरों में प्रवेश नहीं मिलेगा। जहां तक ग्रीम और फ्रेजर का सवाल है, उन्हें गार्ड के तौर पर मास्टर बेडरूम के पास तैनात किया गया था। फेन और अन्य भाड़े के सैनिकों को विला और दवा की दुकान के बीच पहरेदारी का काम दिया गया था। लेलिन ने यह भी सूचना दी कि गंभीर और मेहनती लोग 3 साल बाद उनकी संपत्ति पर जमीन के छोटे टुकड़े खरीद सकते हैं। योग्य व्यक्तियों या परिवारों के लिए स्थायी निवास की संभावना है। ये सामान्य भाड़े के सैनिकों और किसानों के लिए एक बहुत मजबूत प्रेरणा थी। कभी कभी लेलिन खिड़कियों से झांककर गंभीर मेहनती भाड़े के सैनिकों और किसानों को काम करते हुए देखता था। क्योंकि वह हमेशा विला में ही रहता था, इसलिए मफी के घर पर कभी कभार जाने के अलावा वह शायद ही कभी दवा की दुकान पर जाता था। धीरे धीरे बाहर फैल रही अफवाहों ने लेलिन को एक दयालु लेकिन आलसी विला मालिक की प्रतिष्ठा दिलाई। युवा मास्टर, दवाई की दुकान वाले लोग यहाँ हैं। अन्ना की आवाज़ दरवाजे तक पहुंची। उन्हें लिविंग रूम में सामान छोड़ देने दो और ग्रीम से उन्हें प्रयोगशाला में ले जाने को कहो। लेलिन ने अपनी उंगलियों से खिड़की के शीशे पर थपथपाया, जिससे एक धीमी सी आवाज़ आई। आपकी इच्छा मेरे लिए हुक्म है। जल्द ही यह आवाज़ चीज़ों के हिलने की आवाज़ में बदल गई। 1 दर्जन मिनट बाद लेलिन प्रयोगशाला में आया। फिलहाल मूल रूप से विशाल प्रयोग स्थल पर बक्से और कुछ लकड़ी की लंबी मेजें बिखरी पड़ी हैं। कमरे में कोई खिड़कियां नहीं थीं, केवल छत से लटका एक झूमर था जिससे मंद रोशनी आ रही थी। युवा मास्टर, आपके आदेश के अनुसार दवा की दुकान ने आपके लिए हर प्रकार की जड़ी बूटी लाकर दे दी है जो बाजार में मिल सकती है। अन्ना ने अपना कपड़ा उठाया और झुककर प्रणाम किया। वह पलटी और एक लाल लकड़ी का बक्सा खोला जिसमें बंधी हुई जड़ों और तनों के ढेर थे, साथ ही अनिश्चित मात्रा और प्रकार की कई अन्य जड़ी बूटियां भी थीं।
प्रत्येक ढेर या बंडल के किनारे एक पीले कागज का नोट चिपका हुआ था जिस पर इन जड़ी बूटियों के नाम लिखे थे। इसके अलावा ये सभी फॉर्मूले सामान्य फार्मासिस्टों के पास होते हैं, वे केवल सामान्य मनुष्यों के लिए हैं। अन्ना ने गहरे पीले रंग के चर्मपत्र नोटों का एक और ढेर सौंप दिया। लेलिन की नज़र इन पर पड़ी और उसने सूची को एक लंबी मेज पर रख दिया। आप सभी लोग चले जाइए। अन्ना, पीछे रहो। लेलिन ने ग्रीम और उसके सहायकों की ओर हाथ हिलाया। ग्रीम ने सिर झुकाया और बड़े भारी दरवाजे से बाहर निकलकर उसे अपने पीछे बंद कर लिया। एक जोरदार आवाज के साथ प्रयोगशाला की रोशनी और भी धीमी हो गई। लेलिन की भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपने बोरे से एक सफ़ेद रंग का पत्थर निकाला। फिर उसने अपनी उंगलियों को चट्टान पर हल्के से दबाया और उसमें से चमकदार सफ़ेद प्रकाश की एक परत निकली। यह एक सूर्य प्रकाश चट्टान थी। यह एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग जादूगर आमतौर पर अपनी यात्रा के दौरान करते हैं। इसमें हल्की विकिरण ऊर्जा निहित होती है जो लंबे समय तक तेज प्रकाश उत्पन्न कर सकती है। हालांकि यह विकिरण अत्यंत छोटा था और इसका उपयोग केवल रोशनी के लिए ही किया जा सकता था। ये पहले से कहीं अधिक उज्ज्वल है। लेलिन अपने आसपास के अच्छे प्रकाश को देखकर बहुत संतुष्ट हुआ। फिर उन्होंने अन्ना से कहा, जड़ी बूटियों को अच्छी तरह से संग्रहित करें और उन्हें प्रयोग की मेज पर व्यवस्थित ढंग से सजाएं। हाँ, अन्ना ने अपना काम जल्दी से निपटाया। लेलिन ने लापरवाही से एक बैंगनी रंग का फल उठा लिया। ये फल अंगूठे के आकार का था। इसकी सतह पर मौजूद सारा पानी खत्म हो चुका था, इसलिए इसका बाहरी भाग झुर्रीदार हो गया था। इसका वजन भी बहुत हल्का था। कल वितरित की गई औषधि पुस्तकों के अनुसार ये वाटर फल है, एक प्रकार का फल जो दलदलों में उगता है। लेलिन ने फल की सतह पर अपनी उंगली रखी। एआई चिप। डेटा निकालें और उसे अपने डेटा बैंक में सेव करें। अब उसे जड़ी बूटियां खाने की जरूरत नहीं थी। वह मात्र स्पर्श से ही उनके औषधीय गुणों का पता लगा सकते थे। बीप। डेटा निष्कर्षण प्रगति पर है। लेलिन के दृष्टि क्षेत्र में एआई चिप ने एक हल्के नीले रंग की स्क्रीन को ढक दिया जिसमें कई संख्याएं और आंकड़े थे जो लगातार बदल रहे थे। नाम, वाटरफल। क्षेत्र में उत्पन्न दलदल। उपयोग, हल्का जहरीला गुण, सुन्न करने वाला प्रभाव। डेटा संग्रहीत। 1 सेकंड बीतने से पहले ही एआई चिप की आवाज गूंज उठी। बहुत अच्छा। दोबारा। लेलिन ने एक और सूखा तनाव उठाया। यही कारण था कि लेलिन ने दवा की दुकान खोली थी। क्रॉफ्ट के अधीन प्रशिक्षु के रूप में वर्षों तक काम करने के दौरान उन्होंने पोशनिंग मास्टर्स द्वारा उपयोग की जाने वाली लगभग सभी जड़ी बूटियों को रिकॉर्ड किया तथा इसे एआई चिप के डेटा बैंकों में संग्रहित किया। हालांकि वे विशेष सामग्रियां थीं जिनका उपयोग मैगी द्वारा किया जाता था। जहां तक सामान्य लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली जड़ी बूटियों का सवाल है, एआई चिप में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब उसे इन लुप्त सूचनाओं को भरना था। इसके अलावा लेलिन ने अपने गुरु से 2 प्राचीन औषधि के फॉर्मूले प्राप्त किए थे और वह उनके लिए विकल्प ढूंढना चाहता था। ये केवल असंख्य प्रयोगों और भारी मात्रा में बहुमूल्य एवं दुर्लभ जड़ी बूटियों के उपभोग से ही संभव हो सका। भले ही लेलिन के पास एआई चिप होती, फिर भी वह इस प्रक्रिया में इस चरण से बच नहीं सकता था। इतने बड़े काम के साथ लेलिन को अपने कार्य का कोई अंत नहीं दिख रहा था, भले ही उसने अपने सभी जादुई क्रिस्टल खर्च कर दिए हों। हालांकि यदि कुछ सामग्रियों को सामान्य मनुष्यों द्वारा प्रयोग की जाने वाली जड़ी बूटियों से प्रतिस्थापित किया जा सके तो वह काफी हद तक बचत कर सकता है। यद्यपि यह महज एक दिवास्वप्न हो सकता है, लेकिन इसका लाभ यह है कि सफल प्रतिस्थापन से संभावित बचत का वादा किया गया है। चाहे कितने भी प्रयोग किए जाएं, फिर भी इसे एक अनुकूल आदान प्रदान ही माना जाएगा। इस प्रकार एआई चिप की भयानक प्रसंस्करण क्षमताओं का उपयोग करके आशा की एक किरण दिखाई देती है। लेलिन की निगाह दृढ़ थी। वैसे भी चाहे मैं कितनी भी सामग्री का सेवन करूं, वे सिर्फ सामान्य मनुष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री ही हैं। मुझे उन्हें दोबारा खरीदने के लिए केवल कुछ सोने के सिक्के खर्च करने की जरूरत है। ये जादुई क्रिस्टल खर्च करने से कहीं बेहतर है। जहां तक जांच का सवाल है, तो वह काफी समय से लेलिन के दिमाग में घूम रही थी। आखिरकार अभी भी 2 साल का समय था और अगर वह इन 2 वर्षों के भीतर इसे पूरी तरह से पूरा कर लेते तो उनका मिशन पूरा माना जाता। यदि मिशन असफल भी हो जाता तो भी, क्योंकि क्रॉफ्ट उसका शिक्षक था, सबसे बुरी सजा कुछ जादुई क्रिस्टल का जुर्माना होती। इसलिए लेलिन को जरा भी चिंता नहीं थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और प्रयोगशाला शांत हो गई। मेज पर जड़ी बूटियां रखते समय अन्ना कभी कभी केवल खरोंचने जैसी आवाजें निकालती थी। 2 दिन बाद प्रयोगशाला में केवल लेलिन ही बचा था। उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। 3217 प्रकार की जड़ी बूटियों को सफलतापूर्वक डेटा बैंक में संग्रहित किया गया। क्या आप एक अलग फोल्डर बनाना चाहेंगे? एआई चिप की आवाज गूंजी। नहीं, इन्हें पहले बनाए गए कुछ सामान्य अवयवों के रिकॉर्ड के साथ मिलाकर सामान्य अवयवों का संग्रह नाम से एक फोल्डर बनाएं। लेलिन ने आदेश दिया। फोल्डर बनाया गया। प्रासंगिक सिमुलेशन मॉडल को डेटा बैंक में स्थानांतरित किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे औषधीय गुणों के विभिन्न संयोजनों का विश्लेषण किया जाएगा। यह एक बहुत बड़ी परियोजना है। सिमुलेशन के साथ भी मुझे वास्तविक डेटा को सत्यापित करने और इच्छित परिणाम प्राप्त करने की संभावना बढ़ाने के लिए प्रयोग करना होगा। लेलिन ने सोचा, युवा मास्टर, भोजन का समय हो गया है। अन्ना की दबी आवाज दरवाजे से सुनाई दी। ठीक है, मैं बाहर आ रहा हूँ। जब काम करने का समय होता तो वह काम करता और जब आराम करने का समय होता तो वह आराम करता।
यह उनके जीवन का सिद्धांत था। अन्य जादूगरों के विपरीत वह अधिक प्रयोग करने के लिए भोजन और आराम की उपेक्षा शायद ही कभी करते थे। उनके लिए सत्य की खोज के मार्ग पर चलते हुए उचित विश्राम की अनुमति थी। लेलिन मुस्कुराया और प्रयोगशाला छोड़ने से पहले प्रयोग की मेज को व्यवस्थित कर दिया। जब मैं कोई महत्वपूर्ण प्रयोग कर रहा होता हूं तो मैं दरवाजे पर एक बोर्ड लगा देता हूं। उस समय मुझे मत टोको, चाहे मैं कितने भी दिन अंदर रहूं। क्या तुम समझ रहे हो? लेलिन ने अन्ना को बताया कि उसकी सेवा कौन कर रहा था। मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करूंगा, युवा स्वामी। और रात के खाने में क्या है? लेलिन कमरे के एक तरफ चला गया। यद्यपि कई स्वामी अपने अधीनस्थों के साथ मिलकर भोजन करते थे, लेकिन यह मागी की रीति रिवाजों के अनुरूप नहीं था। इसलिए लेलिन ज्यादातर समय अकेले ही खाना खाता था। अर्धगोलाकार क्लोश टेबल वेयर से ढके भोजन की कई प्लेटों को एक परोसने वाली थाली में व्यवस्थित किया गया था और एक छोटी, गोल और सफेद रंग की मेज पर रखा गया था। ये बैंगनी सब्जी सूप और सेब स्ट्रॉबेरी पाई के साथ बछड़े का मांस है, अन्ना ने हल्के से कहा और कवा उठा लिया। हवा में एक तीव्र स्वादिष्ट सुगंध फैल गई। इतना खराब भी नहीं। लेलिन ने अपना सिर हिलाया और अन्ना को अपने गले में रुमाल डालने दिया। उसने चाकू और खाने का कांटा उठाया और खाना शुरू कर दिया। इसके अलावा कल मुझे ये याद दिलाना न भूलें कि मैं नाइट प्रशिक्षण के लिए प्रतिदिन 1 घंटा अलग रखूंगा। लेलिन को अचानक कुछ याद आ गया और उसने अन्ना से कहा। वह पहले ही अपनी आंतरिक जीवन ऊर्जा को प्रज्वलित कर चुका था। एक शूरवीर के रूप में उसे अपने विभिन्न आंकड़ों को 3 से ऊपर लाने के लिए केवल कुछ और प्रशिक्षण की आवश्यकता थी। हालांकि लेलिन ने एक मैगस के रास्ते पर चलने की योजना बनाई थी, लेकिन अपने आंकड़ों को बढ़ाने से उसे कुछ भी खोने को नहीं था। ठंडी हवा चल रही थी और हड्डियों को चीर देने वाली ठंड हवा में व्याप्त थी। एक छोटे से मैदान पर लेलिन अर्धनग्न अवस्था में अपनी क्रॉस ब्लेड तकनीक का अभ्यास कर रहा था। उसकी छाती की मांसपेशियां अधिक सुगठित हो गई थीं। यद्यपि वे बहुत प्रमुख नहीं थे, फिर भी वे बहुत मजबूत थे और उनमें जीवन शक्ति झलकती थी। आगे अपरकाट, पियर्स, हर कदम त्रुटिहीन पाठ्यपुस्तक जैसा परिपूर्ण निष्पादन था। लेलिन का प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद अन्ना, जो बगल से देख रही थी, जल्दी से आगे बढ़ी और उसे एक सफेद तौलिया दिया। लेलिन ने अपना पसीना पोंछा और अपने दृश्य क्षेत्र पर अपने आंकड़े देखे। लेलिन फॉलियर, लेवल 2 अनुचर नाइट, शक्ति 3.1, चपलता 3.3, जीवन शक्ति 3.2, आध्यात्मिक बल 4.7, जादुई शक्ति 4.0। स्थिति स्वस्थ। एआई चिप, आज के प्रशिक्षण में क्या प्रगति हुई? मूल्यांकन जारी है। मेजबान की आंतरिक जीवन ऊर्जा अधिकतम तक बढ़ा दी गई है। इस समय इसमें और वृद्धि संभव नहीं है। एआई चिप की आवाज गूंजी। आखिरकार ये दिन आ ही गया। लेलिन ने कहा, इन आंकड़ों को अधिकतम करने में सक्षम होना पहले से ही काफी अच्छा था। यदि मैं अधिक समय भी लगाऊं तो भी मुझे कुछ अधिक लाभ नहीं होगा। अब से उनकी नाइट ट्रेनिंग रोक दी जा सकती है। आखिरकार मुझे भविष्य में अपने ब्लेड कौशल का अभ्यास करने की आवश्यकता है ताकि वे जंग न खाएं। एआई चिप के साथ यह कोई चुनौती नहीं है। सुबह सुबह नाइट प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद लेलिन ने थोड़ी देर आराम किया और पूरी तरह से ठीक होने तक इंतजार किया। उसके बाद उसने और अधिक प्रयोगों में अपना ध्यान लगाया। प्रयोगशाला में लेलिन ने एक बीकर में एक बैंगनी पत्ती रखी और उसमें एक चम्मच की सहायता से हरा काला स्याही जैसा घोल डाला। फिर उसने बीकर के नीचे एक लौ जलाई। चमकीली पीली आग लगातार बीकर के तल को चाट रही थी और बैंगनी बुलबुले झाग बनाने लगे। एआई चिप, इसे रिकॉर्ड कर लें। टेस्ट 145 प्रतिस्थापन की वस्तुएं, होव वायलेट पत्तियां, निन्वो जड़। रिकॉर्ड पूरा हुआ। एआई चिप की आवाज ने प्रयोग के माध्यम से प्राप्त विभिन्न औषधीय गुणों और प्रतिक्रियाओं को विस्तार से रिकॉर्ड किया। इस समयावधि में लेलिन ने पहले ही 100 से अधिक प्रयोग किए थे और एआई चिप की सिमुलेशन सुविधा का हजारों बार उपयोग किया था। इस पल में मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार यह सफल होगा। जैसे ही वह अपने आप से बुदबुदाया, लेलिन ने अस्थिर हरे और बैंगनी रंग के मिश्रण पर नजर डाली। जादुई जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों को संश्लेषित करने के लिए सामान्य मानव जड़ी बूटियों का उपयोग करना एक कल्पना मात्र प्रतीत होता था। इसके अलावा इसमें अनगिनत बाधाओं को पार करना था। यद्यपि इन प्रयोगों के लिए ऐसी सामग्री की आवश्यकता थी जो सोने के सिक्कों से खरीदी जा सकती थी, फिर भी प्रयोग के कुछ पहलुओं को उत्प्रेरित करने के लिए कुछ जादुई सामग्री की आवश्यकता थी। ये सभी जादुई सामग्रियां थीं जो लेलिन ने मैगस मार्केट से हासिल की थीं। अब तक वह लगभग सभी का उपयोग कर चुका था। अपने प्रयोगों के बड़े हिस्से का अनुकरण करने वाले एआई चिप के बिना लेलिन की खपत की दर उसकी वर्तमान दर से कहीं अधिक होगी। कुछ महत्वपूर्ण अवयवों का संश्लेषण करने से लेलिन के संसाधन पहले ही समाप्त हो सकते हैं। तारांकन टकरा जाना। तारांकन, बीकर में बैंगनी पत्ती पूरी तरह से घुल गई और हरे रंग का तरल अधिक पारदर्शी हो गया। ये बात है। लेलिन की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने एक कांच की छड़ उठाई और उसे वामावर्त दिशा में घुमाया। साथ ही कांच की छड़ के माध्यम से बीकर की सामग्री में आध्यात्मिक शक्ति का एक धागा सावधानीपूर्वक बढ़ाया। जैसे जैसे सेकंड मिनट में बदलते गए, लेलिन का चेहरा और अधिक गंभीर होता गया। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें भी बनने लगीं। तारांकन डिंगलिन लिन। तारांकन बीकर से एक तीखी खनकादार आवाज आई। हल्के हरे तरल के केंद्र में कई काले कृमि जैसे बिंदु दिखाई दिए और वे सभी दिशाओं में लगातार फैलने लगे।
लेलिन के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया और उसके हाथ प्रेत की तरह तेजी से चलने लगे। उसने पास में ही एक पेट्री डिश पर पड़ा लाल रंग का मोती उठाया और उसे भी अपनी प्रतिक्रिया में शामिल कर लिया। तारांकन पीपा। तारांकन जैसे ही मोती को अंदर डाला गया, बीकर में मौजूद काले बिंदु तेजी से गायब हो गए और हल्का हरा तरल पदार्थ धीरे धीरे हल्का होता गया और पूरी तरह से पारदर्शी हो गया। बीप। अजूर पोषण मुख्य घटक प्रतिस्थापन सफल रहा। मुख्य घटक के औषधीय गुणों के 45.8% के लिए सक्षम माना गया है। ये संकेत लेलिन के कानों को बहुत अच्छा लगा। हजारों एआई चिप सिमुलेशनों में कई अनुमानों को संयोजित करने के बाद मैं अंततः सफल हो गया हूँ। लेलिन के होठों के एक कोने पर मुस्कुराहट उभर आए और उसने अपनी मुट्ठी भी कस ली। उसी समय लेलिन ने इस तथ्य पर गहरा दुख व्यक्त किया कि भले ही वह एक पोशनिंग मास्टर था, फिर भी फार्मूलों को संशोधित करना मुश्किल था। उनके पास मूल फॉर्मूला था तथा सिमुलेशन चलाने के लिए एआई चिप भी थी। इससे समय और सामग्री की काफी बचत हुई। फिर भी सूत्र को सफलतापूर्वक संशोधित करने में उन्हें इतना लंबा समय लगा। इसके बजाय यदि वह उसका सीनियर मलिन होता तो वह सामग्री की लागत भी वहन करने में सक्षम नहीं होता, और यह बात उस शक्तिशाली परिवार के लिए भी सत्य है जिसने पर्दे के पीछे से उसका समर्थन किया था। 10,000 में से एक से भी कम की संभावना वाले जुए के लिए कीमती सामग्री को बर्बाद करना आम जादूगर के लिए पूरी तरह से अतार्किक था। इसके अलावा प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक विफलता एक पीड़ादायक मनोवैज्ञानिक जलन होगी जो औषधि बनाने वाले मास्टर के मानस को दिन रात जलाती रहेगी। यदि कोई वास्तव में फॉर्मूला बदल सकता है तो यह विशुद्ध भाग्य की बात होगी, यहाँ तक कि पोशनिंग ग्रैंड मास्टर्स के लिए भी, जिनके पास प्रचुर अनुभव और कौशल है। हालांकि एक बार फॉर्मूला बदल दिया गया तो इससे भारी मुनाफा होगा, खासकर उस औषधि के लिए जो आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा सकती है। एआई चिप। यदि मैं मूल सामग्री को प्रतिस्थापित कर दूं तो प्रभाव कितना रहेगा? तुलना जारी है। डेटा बैंक की जानकारी अपर्याप्त है। अनुमान स्थापित करना। अनुकरण। बीप। नया फॉर्मूला मूल फॉर्मूले की लगभग 35.4% प्रभावशीलता बरकरार रखेगा। ये बहुत कम है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। प्रतिस्थापित सामग्री मुख्यतः सामान्य होती है, जिसे आम लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। मात्रा से गुणवत्ता में जो भी कमी है उसकी भरपाई की जा सकती है। लेलिन ने नए एजोर पोषण के फायदे और नुकसान का विश्लेषण किया। इसके आधार पर इसकी कीमत 100,000 जादुई क्रिस्टल से अधिक हो सकती है। अफसोस की बात है कि यह सूत्र मेरे वर्तमान आंकड़ों के आधार पर प्राप्त किया गया। अन्य लोगों के लिए इसके प्रभाव का पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन होगा। इसके अलावा प्रक्रियाएं अत्यंत जटिल हैं और कुछ चरण एआई चिप के बिना पूरा करना असंभव है। अन्य औषधि निर्माण मास्टर्स इस औषधि को बनाते समय निश्चित रूप से कई बार असफल होंगे। वास्तव में लेलिन को यह स्पष्ट था कि भले ही वह आधिकारिक मैगस बन जाए, लेकिन एक बार जब अन्य लोग इस सूत्र से अवगत हो जाएंगे तो वह इसे बनाए नहीं रख पाएगा। आखिरकार इस नए आध्यात्मिक शक्ति फॉर्मूले के लिए सामग्री भारी मात्रा में खरीदी जा सकती है। यह विभिन्न अकादमियों और गुटों के निचले स्तरों के लिए खेल परिवर्तनकारी होगा। उनमें से कोई भी स्वेच्छा से ऐसा अवसर नहीं छोड़ेगा। अपना मन बना लेने के बाद उन्होंने उस सूत्र को पूरी तरह अपनी स्मृति में अंकित कर लिया। वह जो औषधियां तैयार करता था वह केवल व्यक्तिगत उपभोग के लिए होती थी। इसके बाद लेलिन ने प्रयोगशाला के दरवाजे में प्रवेश करने से पहले अपने प्रयोगों के सभी निशानों को साफ कर दिया। युवा मास्टर अन्ना, जो पास ही एक कुर्सी पर ऊँघ रहे थे, जल्दी से उठ खड़े हुए। हाउसकीपर वेलकर 2 घंटे से तुम्हें ढूंढ रहा है। लगता है दवा की दुकान पर कुछ संकट है। ओह, उसे रात के खाने के बाद मेरे अध्ययन कक्ष में आने दो। लेलिन ने अपने प्रयोगों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए गंदे बांझ लबादे को उतार दिया और अधिक आरामदायक मुलायम कपड़े पहन लिए। वेलकर के अलावा क्या हाल ही में कोई अन्य घटना हुई है? लेलिन पास के सोफे पर आराम कर रहा था। उसके बगल की मेज पर बैंगनी अंगूर जैसे फल और कुछ लाल जामुन थे, जिन्हें लेलिन आमतौर पर खाना पसंद करता था। नाइट फ्रेजर पहले आए थे और उन्होंने कहा था कि आपने जो इनाम मिशन शुरू किया था उसमें कुछ प्रगति हुई है। हालांकि लेलिन ने अकादमी के मिशन को उच्च प्राथमिकता नहीं दी, फिर भी कुछ सही काम किया जाना बाकी था। इस प्रकार उन्होंने एक्सट्रीम नाइट सिटी के भाड़े के सैनिकों और साहसी लोगों को डार्क नाइट वुड्स की गहराई में स्थिति का पता लगाने के लिए एक मिशन नोटिस जारी किया, जिसका इनाम 1000 सोने के सिक्के थे। ऐसा लगता है कि मिशन नोटिस फल देने लगा है। रात्रि भोजन के बाद लेलिन ने अपने अध्ययन कक्ष में ओल्ड वेलकर और फ्रेजर का स्वागत किया। फ्रेजर ने चमड़े का कवच पहना था और वह हमेशा की तरह मजबूत था। जहां तक ओल्ड वेलकर का सवाल है, वह चिंतित दिख रहे थे और उनका शरीर झुक गया था। बूढ़े वेलकर ने लेलिन की ओर झुककर कहा, आदरणीय युवा मास्टर, इस महीने दवा की दुकान से हमारी कमाई है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेलिन अपने पीछे स्टडी टेबल पर झुक गया और अपने हाथ हिलाकर ओल्ड वेलकर के भाषण को बाधित किया। सभी हो वायलेट पत्तियां, निन्नो जड़ें और 3 फूल वाले सांप फल खरीदने के निर्देश दें। तो युवा मास्टर, हम उनमें से कितने खरीद रहे हैं? सभी। बूढ़े वेलकर ने अपना सिर उठाया और आश्चर्य से लेलिन को देखा। ये सही है। मैंने जो 3 सामग्रियां बताई हैं, आपको उन सभी को बाजार से खरीदना होगा और उन्हें विला में रखना होगा। लेलिन ये कहते हुए उदासीन रहा। लेकिन
क्या मैं युवा मास्टर को याद दिला सकता हूं कि दवा की दुकान का कारोबार ठीक नहीं चल रहा है। साथ ही युवा मास्टर द्वारा समय समय पर खरीदी गई जड़ी बूटियां भी। हमारी बैलेंस बुक इस समय पहले से ही खतरनाक स्थिति में है। यदि विला हर समय सोने के सिक्के नहीं निकालता होता तो अब तक दुकान दिवालिया हो चुकी होती। हालांकि यह ऐसी बात थी जिसे ओल्ड वेलकर ने कहने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उन्होंने इसे अपने तक ही रखा। मैं ये जानता हूं, लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा, यदि सोने के सिक्के पर्याप्त न हो तो आप अन्ना से और सिक्के ले सकते हैं। ये खरीदारी बंद नहीं की जानी चाहिए। ये मेरे स्थायी आदेश हैं। लेलिन ने अपनी उंगलियां आपस में मिला लीं। यद्यपि वह लगभग 15 वर्ष का था, फिर भी वह अपनी इच्छा थोप सकता था। ठीक है, मैं समझ गया। बूढ़े वेलकर के माथे पर ठंडे पसीने की एक परत जम गई। उन्होंने तुरंत प्रणाम किया और चले गए। वह अन्ना और उन 3 लोगों जैसा नहीं था जो लेलिन की पहचान से अवगत थे। ये स्वाभाविक था कि वह लेलिन के वित्तीय मामलों को संभालने के तरीके से थोड़ा आशंकित था। हालांकि लेलिन के लिए घर बसाने का एकमात्र कारण उसका अपना उद्देश्य पूरा करना और सामग्री इकट्ठा करने जैसे विविध कार्यों में उसकी मदद करना था। इसलिए कुछ सोने के सिक्कों का खो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। कुछ भी और सब कुछ उसके लिए एक जादूगर बनने की राह प्रशस्त करने के लिए था। बाकी सब कुछ तो परेशानी थी। यद्यपि मैंने एक जादूगर का मार्ग अपनाया है, लेकिन ये केवल स्वतंत्रता और चिंतामुक्त जीवन पाने के लिए है। हालांकि ये दुख की बात है कि मेरी वर्तमान ताकत पर्याप्त नहीं है। लेलिन ने गहरी सांस ली। ऐसा प्रतीत होता है कि वह एक्सट्रीम नाइट सिटी में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया था, जिसका मुख्य कारण उसके पास एक विला और नौकर थे। हालांकि मैगी के लिए ऐसी चीजें भ्रामक साबुन के बुलबुले थे जो हल्के से थपथपाने पर पूरी तरह से गायब हो सकते थे। किसी भी 2 आधिकारिक मैगी के बीच लड़ाई की संपार्श्विक क्षति निश्चित रूप से वर्तमान लेलिन के लिए एक घातक स्थिति होगी। जब जीवन या मृत्यु पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं थी तो क्षणिक आराम का क्या मतलब था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी पूरी तरह से पराजित हो गई तो सेज गोथम हट संभवतः अकादमी के सभी संकाय और छात्रों को भगोड़ों के रूप में वर्गीकृत कर देगा। मुझे सब कुछ छोड़कर भागना पड़ेगा। इस अराजक युग में केवल अपनी ताकत ही स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकती है।